Good evening, dear student. Tomorrow is your NEET exam. I want to discuss some important point regarding how to face exam. तो पॉइंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसको ध्यान से देखना. पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो एग्जाम का डर सभी को लगता है. ये आज की बात नहीं है, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, पहले भी और फ्यूचर में भी जब आएंगे सभी को डर लगेगा. इवन यहाँ तक जो एग्जाम में टॉपर बनने वाला है उसे भी नहीं पता होता कि मैं एग्जाम में टॉप करने वाला हूँ. ओके, उसे भी नहीं पता होता है कि मैं एग्जाम में टॉप करने वाला हूँ, बट डर सभी को लगता है. ओके, इट इज स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है. ओके, तो हाउ टू कन्वर्ट निगेटिव माइंड टू पॉजिटिव माइंड, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो आप निगेटिव माइंड को पॉजिटिव माइंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. देखो, ब्रेन के पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है. ओके, ना कोई साइंटिस्ट ना आज तक कोई समझ पाया है. ठीक है, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, पॉजिटिव सोचोगे, डेफिनेटली आपके बेटर रिजल्ट मिलेंगे. ओके, तो बिलीव इन यूर सेल्फ, कॉन्फिडेंस साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो. ओके, अपने आप पे थोड़ा बिलीव करो कि आपने 2 ईयर्स अच्छे से मेहनत किया है, बहुत कुछ आता है. जो भी आता है परफेक्शन के साथ उसमें से 100% डिफिशिएंसी आपको लानी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, फर्स्ट पॉइंट. ओके, पॉइंट नंबर सेकेंड, एग्जामिनेशन हॉल में 2 ईयर्स पढ़ने के बाद पेरेंट्स का प्रेशर होता है, रिलेटिव का प्रेशर होता है. तो हाउ टू हैंडल दिस प्रेशर. ओके, तो आपके माइंड को जितना माइंड रिलैक्स फॉर्म में रहेगा उतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. तो अगेन आपको निगेटिव माइंड को पॉजिटिव माइंड में कन्वर्ट करना है. ओके, सभी पॉइंट को छोड़ दो, अभी भूल जाओ कौन क्या कहेगा. आपको केवल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने 2 ईयर्स अच्छे से मेहनत किया है और डेफिनेटली मैं अच्छा रिजल्ट लाऊंगा. जितना आपको परफेक्शन के साथ, जितना आपको नॉलेज है उसमें आप परफेक्शन लाने की कोशिश करें, परफेक्ट बनने की कोशिश करें. ओके, पॉइंट सेकेंड आपको याद रखना है. पॉइंट नंबर थर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, कुछ स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन समझ में आता नहीं, क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या कहना चाहता है उसके पहले सॉल्यूशन बना देते हैं. मैंने स्टूडेंट मैंने ऑब्जर्व किया है और सिली मिस्टेक हो जाता है. तो जब तक आप क्वेश्चन का प्रॉपर मीनिंग एग्जैक्ट समझ में नहीं आए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं बनाए. जहाँ पे कॉमा लगाने हुआ कॉमा, प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करो. जब 100% कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन समझ में आ जाए, दैट मीन्स आपका 70% क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है. ओके, केवल 30% आपको न्यूमेरिकल अप्रोच या वॉट जो भी लॉजिक है वो लगाना होता है. तो ये याद रखना है. कुछ स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में चारों ऑप्शन रीड ही नहीं करते, उसके पहले 2 ऑप्शन रीड करते हैं, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, बट 4th ऑप्शन में दिया होता है ऑल ऑफ दिस. ओके, तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करें. तो प्रॉपर केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है, चारों ऑप्शन को केयरफुली रीड करना है, देन उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. ओके, तो जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए उसको याद रखना है. इट इज स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, डर सभी को लगता है. और ब्रेन में इनफाइनाइट पोटेंशियल, ब्रेन के पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है. आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर. ओके, थर्ड में आपने थोड़ा सा भी निगेटिव लिया तो लॉस ही लॉस है, बेनिफिट कुछ नहीं है. ओके, तो ये आपको जो मैंने बताया, जो थर्ड पॉइंट है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, चारों ऑप्शन को रीड करने के बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. ओके, चलो अब मैंने आज का जो वीडियो है मेरा, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेमोरी बेस्ड है. तो हो सकता है जो एवरेज स्टूडेंट है या अपने पास जो स्टूडेंट प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाए, उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन है. डजंट मैटर कि आपने 2 ईयर्स मेहनत किया नहीं किया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, अगर ये 1.5 आवर्स का वीडियो है मेरा, ओके 1.5 आवर्स का वीडियो है, अगर आपने ये वीडियो प्रॉपरली देख लिया तो आप 90% क्वेश्चन किसी भी बुक के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, वॉट एवर, कोई भी आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी आप सीट सॉल्व करके देखें, आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे ओनली 1.5 आवर्स में. बट इसको केयरफुली प्रॉपरली क्वेश्चन जो वीडियो लेक्चर है उसको प्रॉपरली देखना है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना है. थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी होगी मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, 1.5 आवर्स में मुझे फिनिश करना है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है, आईपीसी नॉमेनक्लेचर फॉर्मूला. ओके, अब आपको इतने सारे रूल याद रखने की जरूरत नहीं है. आईपीसी में रूल, कोई भी रूल याद रखने की जरूरत नहीं होती. ओके, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि किसी भी ऑफिस में या बॉस एक ही होता है, बाकी सब क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं. ओके, तो सेम फिनोमिना पे आपको मैं बताऊंगा. आपको कोई भी आपको रूल आईपीसी नॉमेनक्लेचर के कोई भी रूल याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है मैंने. आईपीसी नॉमेनक्लेचर का फॉर्मूला. ओके, इसमें क्या है, थोड़ा बेसिक नॉलेज सभी को है, बेसिक इन्फॉर्मेशन 5 to 10% सभी के पास नॉलेज है, क्योंकि 2 ईयर्स मेहनत किया है सभी ने. ओके, तो सबसे पहले देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स.
तो इस 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आएगा, जैसे OR हो गया एल्कोक्सी, एमिनो, हाइड्रोक्सी मिथाइल, थायो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सभी जानते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स है। ओके, इसके बाद ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक कंपाउंड के पास प्राइमरी प्रीफिक्स हो, साइक्लो, बायोसाइक्लो, स्पायरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, बट वर्ड रूट सभी के पास होगा, बिना वर्ड रूट के कोई भी आईबीसी नॉमेनक्लेचर नहीं बनता है। ओके, अगर मैं 1 कार्बन तो क्या यूज करेंगे मेथ, 2 कार्बन तो क्या यूज करेंगे, 3 कार्बन तो प्रो ब्यूट, यू नो वेल। ओके, सभी जानते हैं 1 2 3 4 के लिए क्या कहा जाता है। उसके बाद अपन देखेंगे प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स के बिना कोई आईबीसी नॉमेनक्लेचर या कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ओके, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एल्केन, तो सफिक्स क्या लगेगा उसमें, ANE लगेगा। अगर एल्कीन है तो सफिक्स क्या लगेगा, ANE लगेगा। एल्काइन है तो क्या लगेगा, YNE लगेगा। ओके, एंड सेकंड सफिक्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 2 सफिक्स यूज किए जाते हैं सेकंड सफिक्स। ओके, अगर ये मेन चेन में काउंट हो रहा है, जिसमें एसिड लिया मेन चेन में काउंट हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। अगर मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, नंबरिंग नहीं मिल रहा है मेन चेन में, तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो याद रखना सफिक्स 2 टाइप के रहेंगे। अगर मेन चेन में काउंट हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। अगर मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। ओके, वैसे एल्डिहाइड के लिए देखो, एल्डिहाइड के लिए मेन चेन में काउंट हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, अगर काउंट नहीं हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया सभी को। साइक्लो, बायसाइक्लो, स्पायरो आर प्राइमरी प्रीफिक्स, इन अदर क्या रहेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स ये तो कंपलसरी हर एक कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने जिसमें सभी का यूज आएगा। इट इज बायसाइक्लो कंपाउंड, दिस इज बायसाइक्लो कंपाउंड। ओके, चलो इसमें देखते हैं कि बायसाइक्लो में क्या 2 रिंग फ्यूज है। ओके, यहाँ पे भी रिंग फ्यूज है और यहाँ पे भी रिंग फ्यूज है। ओके, 2 रिंग फ्यूज है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, रिंग फ्यूज है। ओके, तो देखो 2 रिंग फ्यूज है, 2 डिफरेंट कार्बन, तो क्या यूज करेंगे, बायसाइक्लो। क्या यूज करेंगे, बायसाइक्लो प्रीफिक्स इज 2 रिंग फ्यूज है, 2 डिफरेंट कार्बन। ओके, अब बायसाइक्लो में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड फ्रॉम हायर मेंबर रिंग टू लोअर मेंबर रिंग। ऑलवेज क्या करना है आपको, हायर मेंबर रिंग फ्यूज्ड कार्बन से, दिस ब्रिजेड कार्बन है, इस ब्रिजेड कार्बन के फ्यूज्ड कार्बन से हायर मेंबर रिंग से कहाँ पे जाना है आपको, लोअर मेंबर रिंग की साइड में जाना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अगर नंबरिंग यहाँ से दे सकता था, बट सबस्टेंट गेट या मेन सफिक्स गेट लोएस्ट नंबर, आपको क्या देखना है, जो मेन सफिक्स है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ओके, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, इट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। ब्रोमो क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सफिक्स इसका यूज करेंगे, एसिड ग्रुप का क्या यूज करेंगे, एज अ सफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एज अ सफिक्स यूज करेंगे आपके पास एसिड ग्रुप के लिए। ओके, तो इसका नेम क्या होगा, 8 ब्रोमो बायसाइक्लो। 8 ब्रोमो क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। ओके, बायसाइक्लो क्या हो गया आपके पास, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। अभी ब्रैकेट में क्या लिखना है, को डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, ये जो ब्रैकेट में लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन 2 फ्यूज कार्बन। अब इस 2 फ्यूज कार्बन के बीच में कितने कार्बन एटम है उसको इंडिकेट किया जाता है। तो देखो ये 2 कार्बन है, अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या लिखा 4। इधर कितने 1 2, तो इधर 2 लिखा। बिटवीन 2 फ्यूज कार्बन क्या है, 0 कार्बन। यहाँ कोई कार्बन है क्या बीच में, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 पहले लिखेंगे, हायर टू लोअर, डिक्रीजिंग दैट मीन्स हायर डिजिट टू लोअर डिजिट। तो ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 2, इधर क्या होगा 0। देखिए इसके बाद आते हैं अपन वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट कितने कार्बन है इसमें, 8। तो क्या यूज करेंगे आप, किस प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा इसमें, प्राइमरी सफिक्स लगेगा यहाँ पे एल्केन है, तो क्या यूज करेंगे, एएनीज। एल्केन तो क्या यूज करेंगे, एएनी यूज करेंगे। ओके, उसके बाद देखो जो मेन सफिक्स है वो कहाँ पे, किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो क्या यूज करेंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, 8 ब्रोमो बायसाइक्लो 420 ऑक्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये बायसाइक्लो में क्या करना है आपको, हायर फ्यूज कार्बन फ्रॉम हायर मेंबरिंग टू लोअर मेंबरिंग, और क्या याद रखना है, सबस्ट्रेंट या सफिक्स गेट लोएस्ट नंबर। जब नंबरिंग देंगे तो उसको भी आपको याद रखना है, जो सबस्ट्रेंट है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ओके, अब सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज स्पायरो कंपाउंड। ओके, देखो स्पायरो याद रखना बहुत ही सिंपल है, स्पीड का मतलब क्या होता है, लोअर टू हायर वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, ब्रैकेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, अब इसको देखो स्पायरो में क्या है, if 2 ring fused at 1 carbon, if 2 ring fused at 1 carbon then use prefix spiro। अगर 2 रिंग एक ही कार्बन पे फ्यूज हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, स्पायरो यूज करेंगे। ओके, अब इसमें देखो नंबर स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू फ्यूज कार्बन फ्रॉम लोअर टू हायर मेंबर रिंग, क्या यूज करना है,
नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू फ्यूज कार्बन फ्रॉम लोअर मेंबरिंग टू हायर मेंबरिंग। जो फ्यूज कार्बन है उसे नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करेंगे एंड सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट नंबर। तो यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट क्या मिल रहा है 1 2 3 पे मिल रहा है, बट यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे 1 पोजीशन पे मिल रहा है। तो क्या यूज करेंगे 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट नंबर या सफिक्स गेट लोएस्ट नंबर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, याद रखना बाइसाइक्लो में फ्यूज कार्बन से स्टार्ट करना, हायर मेंबरिंग टू लोअर मेंबरिंग, और यहाँ क्या करना नेक्स्ट टू फ्यूज कार्बन, स्पायरो में नेक्स्ट टू फ्यूज कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट नंबर। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो 1 पे क्या है ब्रोमो, तो क्या होगा सेकंड सफिक्स क्या हो गया, सेकंड प्रीफिक्स क्या हो गया 1 ब्रोमो। उसके बाद क्या रहेगा स्पायरो, ब्रैकेट में क्या करना है मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या करना है इस फ्यूज कार्बन के साइड में कितने कार्बन है 1 2 3, तो क्या करेंगे 3 लिख दिया। यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो क्या कर दिया 4, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब कितने कार्बन हो गए और ओवरऑल कितने हो गए 8, तो क्या यूज करेंगे ऑक्ट, फिर क्या यूज करेंगे ऑक्टेन, और 6 पे क्या है मेरे पास 6 पे कार्बाइडिएट, तो क्या यूज करेंगे 6 कार्बाइडिएट, क्या यूज करेंगे 6 कार्बाइडिएट, तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। ओके, ओके चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पायरो का और एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो ये आपके पास एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें देखो क्या दिया है, दिस स्पायरो कंपाउंड है 2 रिंग फ्यूज एट 1 कार्बन, दैट इज प्रीफिक्स स्पायरो। ओके, तो यहाँ पे अपन देखेंगे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना, नेक्स्ट टू फ्यूज कार्बन, यहाँ पे क्या एसिड है, यहाँ पे क्या नाइट्रो ग्रुप है, इधर कीटो ग्रुप इधर ब्रोमो ग्रुप है। तो क्या देखेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देखना है सीनियर ग्रुप, सीनियर ग्रुप क्या है सॉरी सीनियर ग्रुप क्या है इसमें एसिड, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है एसिड से स्टार्ट करना, तो क्या होगा 1 2 3 4, अब क्या आ जाएगा 5 और 6, तो 5 नंबर इधर दूं या 5 नंबर इधर दूं, तो ये क्या है एक ही यहाँ पे क्या है सफिक्स है, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे उन सभी के लिए क्या यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स, मतलब बॉस किसी भी कंपाउंड में बॉस एक ही रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे एज अ एम्प्लॉय की तरह बिहेवियर शो करेंगे, एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। ओके, अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले किसका नाम आता है, ये क्या था बी से स्टार्ट है, ये क्या के से स्टार्ट है कीटो, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी पहले आता है के पहले आता है, क्या आता है पहले बी, तो नंबरिंग कहाँ से आएगा 5 से इधर जाएगा, तो 4 5 6 7। ओके, अब इसका नेम देखो कैसे लिखेंगे, इसका नेम क्या जाएगा 5 ब्रोमो 7 कीटो 3 नाइट्रो। देखो 5 पे क्या है मेरे पास अल्फाबेटिक ऑर्डर में ऑल प्रीफिक्स को अरेंज करना है सॉरी, मुझे क्या करना है इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ऑल प्रीफिक्स यूज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ओके, तो मुझे यहाँ पे यूज करना है ऑल प्रीफिक्स यूज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो क्या जाएगा 5 पे ब्रोमो है, उसके बाद क्या आएगा 7 पे कीटो है, 3 पे क्या है नाइट्रो है, फिर क्या यूज करेंगे स्पायरो, ऑल क्या है प्रीफिक्स है। ब्रैकेट में क्या करना है मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इधर कितने कार्बन फ्यूज कार्बन के साइड में 1 2 3, और यहाँ कितने कार्बन फ्यूज कार्बन 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3 3। अब ओवरऑल कितने कार्बन इसमें 7, तो क्या यूज करेंगे हेप्टेन, क्या यूज करेंगे हेप्टेन यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे मेन सफिक्स क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या यूज करेंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या यूज करेंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा 5 ब्रोमो 7 कीटो 3 नाइट्रो स्पायरो 3 3 हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो सीनियर जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपको इस सीक्वेंस में ऑर्डर याद रखना है, विच ग्रुप इज अपर इज सीनियर, और बिलो वाला क्या होगा एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, अपर के लिए क्या यूज करेंगे सफिक्स, और बिलो के लिए क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स, सीनियरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स सफिक्स एंड सेकंड सफिक्स। मैंने कहा था मेन चेन में अगर काउंट होगा तो क्या यूज करेंगे सेकंड सफिक्स, अदरवाइज क्या यूज करेंगे फर्स्ट प्रीफिक्स सफिक्स यूज करेंगे। ओके, तो एसिड ग्रुप इट इज एसिड, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे कार्बोक्सी, सफिक्स क्या यूज करेंगे ओइक एसिड, और सेकंड सफिक्स क्या यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट पे आ जाओ, दिस SO3H इज सल्फोनिक एसिड, इसलिए क्या यूज करेंगे सल्फो, इट इज सल्फोनिक एसिड, सेकंड सफिक्स डज नॉट कंसीडर। ओके, इसलिए क्या यूज करेंगे ऑलवेज सल्फोनिक एसिड। अब नेक्स्ट पे आ जाओ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में कोई प्रीफिक्स यूज नहीं किया था, ऑलवेज क्या यूज करेंगे सफिक्स, तो सफिक्स क्या यूज करेंगे मेंशन में काउंट हो रहा है तो क्या यूज करेंगे ओइक एनहाइड्राइड, अदरवाइज क्या यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। चलो एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे देखो एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। देखो अगर मैंने एसिड लिया, इधर क्या लिया C डबल बॉन्ड वाइज ग्रुप एसिड, ओके दिस एसिड ग्रुप है, अगर इसको नंबरिंग दे दिया है मैंने C डबल बॉन्ड O, ओके
यहाँ पे भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, तो ये 1 2 3 4 और इधर क्या हो जाएगा 5। ओके, तो मेन चेन में नंबरिंग मिल रहा है इसको। ओके, अब इसमें देखो, अगर इसी कंडीशन में मैंने अटैच कर दिया C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे अटैच कर दिया C डबल बॉन्ड OH और यहाँ अटैच कर दिया C डबल बॉन्ड OH, तो अब इसको नंबरिंग मिल रहा है कि 1 2 3 4, ये क्या होगा 5। तो क्या यूज करेंगे, जब प्रीफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सी, यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ मैं, कार्बोक्सी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। ओके, अब मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया COH, यहाँ पे भी एसिड ले लिया, यहाँ पे भी क्या लिया मैंने एसिड, इधर भी क्या अटैच कर दिया मैंने, एसिड अटैच कर दिया। ओके, तीनों एसिड ले लिया। अब इसको नंबरिंग देंगे, तो मैंने 1 2 3, तो तीनों को नंबरिंग दे दिया। ओके, देखो मैं नंबरिंग अगर यहाँ से देता हूँ 1 2 3 4 5, तो इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, 1 2, चलो यहाँ पे मैंने अगर सपोज नेम दे दिया 1 2 3 4 5, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दो को मेन चेन में नंबरिंग मिल रहा है, वन को क्या मिल रहा है, नंबरिंग नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वन का क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स और दो का क्या यूज करेंगे सफिक्स। अब हाउ इट इज पॉसिबल, अगर तीनों एसिड है तो आप दो को सफिक्स यूज करेंगे, दो को बॉस बना रहे हैं और एक को एम्प्लॉय बना रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, अगर तीनों के स्ट्रेंथ सेम है तो तीनों के तीनों या तो बॉस बनेंगे या तीनों के तीनों एम्प्लॉय बनेंगे। ओके, तो अब इसको कैसे याद रखना है, देखो ये मैंने लिया 1 2 3, तो यहाँ पे कितना एसिड है, इधर भी एसिड, इधर भी क्या एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब मैं ऐसे नंबरिंग नहीं दे सकता 1 2 3 4 5, अगर 5 नंबरिंग देता हूँ तो इसको क्या यूज करेंगे जब प्रीफिक्स, इसका क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स। अगर नंबरिंग मैंने दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसका क्या यूज करेंगे जब प्रीफिक्स। ओके, और दोनों का एक क्या यूज करेंगे जब सफिक्स यूज करेंगे, दोनों को क्या यूज करेंगे जब सफिक्स। तो इसके साथ तो नाइंसाफी होगी ना इसमें, क्लियर है। ये तो क्या हो गया, दो का आप सफिक्स यूज कर रहे हैं, वन का क्या यूज करेंगे जब प्रीफिक्स, तो पॉसिबल है कि इसके लिए नहीं है। ओके, तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तीनों को आप, तीनों ग्रुप को क्या करना है आपको, काउंट नहीं करना है। पर अब तीनों ग्रुप को आपको इसको काउंट मत करो। ओके, तीनों को आपको मेन चेन में काउंट नहीं करना है, एज अ सेकंड सफिक्स यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे जो यूज करेंगे अब क्या यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो यूज करेंगे वो क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखना आपको, अगर मेन चेन में काउंट हो रहा है तो क्या यूज करेंगे ओइक एसिड, अदरवाइज क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखा तो क्या यूज करेंगे कार्बोक्सी, क्या यूज करेंगे कार्बोक्सी। बट आईपीसी रूल के अकॉर्डिंग अभी आप ऐसे नंबरिंग, नोमेनक्लेचर रॉन्ग हो जाएगा, नंबरिंग नेमिंग क्या करेंगे, सेम ग्रुप है तो तीनों को प्रीफिक्स या तीनों को सफिक्स यूज करना है। तो मोर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज करेक्ट आईपीसी नेम बन जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पे देखते हैं क्या दिया है इसमें। देखो देखो नेक्स्ट में आपके पास जो गिवन है, इट इज कार्बोक्सी, इट इज क्या ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट में क्या है सल्फो, सल्फोनिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके, वैसे यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टर के लिए दो प्रीफिक्स यूज करेंगे। मेन चेन में काउंट हो रहा है, अगर सी डबल बॉन्ड के साइड में ओ आ रहा है तो क्या यूज करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। ओके, अगर सपोज मिथॉक्सी तो मिथॉक्सी कार्बोनिल, ये तो इथॉक्सी कार्बोनिल, पी तो प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, इसलिए क्या यूज करेंगे एल्केनॉक्सी, क्या यूज करेंगे एल्केनॉक्सी। ओके, तो यहाँ पे याद रखना आपको इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दो प्रीफिक्स यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने कोई कार्बन की चेन अटैच कर दिया सी डबल बॉन्ड OCH3। ओके, और यहाँ पे क्या दिया एसिड ग्रुप अटैच है, यहाँ पे क्या एसिड 1 2 3, तो इसलिए क्या यूज करेंगे मिथॉक्सी, क्या यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स, क्या यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसलिए क्या यूज करेंगे एज अ एल्कोक्सी, तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, इट इज मिथॉक्सी कार्बोनिल। ओके, मिथॉक्सी कार्बोनिल एज अ प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या यूज करेंगे ओइक एसिड, इसलिए क्या यूज करेंगे ओइक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड, क्या आ जाएगा 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड इज करेक्ट आईपीसी नेम। तो इसके दो प्रीफिक्स यूज करेंगे। ओके, अगर सपोज यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH गिवन है और अब यहाँ पे एस्टर इस फॉर्म में दिया है OC डबल बॉन्ड OCH3 दिया है। ओके, इसके लिए क्या यूज करेंगे इथेनॉक्सी, क्या यूज करेंगे 1 2,
ये 2 कार्बन का मेन चेन है। अब यहाँ पे प्रेफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड वार ग्रुप है तो इसके यूज करेंगे एल्केन एलॉक्सी। अब कितने कार्बन इसमें 1 2, तो क्या हो जाएगा एल्केन की जगह इथेन, तो क्या हो जाएगा इथेनाइल ऑक्सी। इसलिए क्या यूज करेंगे इथेनाइल ऑक्सी, इथेनाइल ऑक्सी, ये क्या बन जाएगा इथेनाइल ऑक्सी। ओके, तो इस तरह के लिए 2 प्रेफिक्स यूज करेंगे। अगर अपने पास OCH3 तो क्या यूज करेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे इथॉक्सी इथेनाइल ऑक्सी, क्या यूज करेंगे इथेनाइल ऑक्सी। ओके, तो इसलिए यूज करोगे इथेनाइल ऑक्सी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या दिया देखो, सफिक्स क्या यूज करेंगे ओएट, यहाँ पे क्या यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड के लिए क्या यूज करेंगे, अगर मेन चेन में काउंट हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, मेन चेन में काउंट हो रहा है तो हेलो कार्बोनिल, अगर मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है तो क्या यूज करेंगे हेलो फॉर्माइल। इसलिए क्या यूज करेंगे एसाइल हैलाइड, एल्केनाइल हैलाइड और कार्बोनिल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। अमाइड में आप क्या 2 प्रेफिक्स यूज करेंगे, अगर मेन चेन में या पैरेंट चेन में काउंट हो रहा है तो क्या यूज करेंगे अमाइडो। इट इज नॉट काउंट इन मेन चेन तो क्या यूज करेंगे कार्बोमोइल, क्या यूज करेंगे कार्बोमोइल इज अ प्रेफिक्स। सफिक्स क्या हो जाएगा इसके लिए अमाइड, इधर क्या हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। ओके, नेक्स्ट में देखो इट इज साइनाइड, इसलिए क्या यूज करेंगे साइनो। इट इज नाइट्राइल, इट इज कार्बोनाइट्राइल, क्या यूज करेंगे साइनाइड के लिए क्या यूज करेंगे साइनो। इट इज नाइट्राइल, इट इज कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसके लिए क्या यूज करेंगे आइसोसाइनाइड, तो क्या यूज करेंगे आइसोसाइनो, आइसोनाइट्राइल, कार्बो आइसोनाइट्राइल। तो जब भी आपका सेकंड सफिक्स है इसमें प्रेफिक्स क्या यूज होता है कार्बो। देखो यहाँ पे क्या होगा आइसोसाइनाइड तो क्या यूज करेंगे कार्बो, यहाँ पे नाइट्राइल तो क्या यूज कर लिया हमने कार्बो एज अ प्रेफिक्स। ओइक एसिड तो क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इंपॉर्टेंट है, तो एडिएट इंपॉर्टेंट। इसके 2 प्रेफिक्स यूज करेंगे, मेन चेन में काउंट हो रहा है तो ऑक्सो या एल्डो यूज करेंगे, और अगर मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है तो क्या यूज करेंगे फॉर्माइल, क्या यूज करेंगे फॉर्माइल। वैसे ही यहाँ पे यूज करेंगे सफिक्स अल, और इधर क्या यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब कीटोन में आ जाओ। कीटोन में क्या यूज करेंगे ऑक्सो, और यहाँ पे क्या होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ऑक्सो यहाँ पे भी यूज करना है प्रेफिक्स, यहाँ पे भी यूज करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि एडिड या कीटोन है। देखो कॉर्नर पे अगर ऑक्सो लग रहा है, अगर 4 कार्बन की चेन है 1 या 4 पे ऑक्सो लगा है, दैट मींस क्या होगा एडिड ही होगा। ओके, अगर 1 और 4 के बीच में अगर ऑक्सो आ गया तो क्या होगा कीटोन ही होगा। तो कीटोन और दोनों के लिए क्या यूज कर सकते हैं ऑक्सो यूज कर सकते हैं। ओके, प्रेफिक्स इसमें सफिक्स क्या यूज करेंगे ऑन, इधर क्या हो जाएगा सेकंड सफिक्स नहीं होता है इसलिए इसके बाद क्या यूज करेंगे, इस ऑर्डर सीक्वेंस में आपको याद रखना है, इस सीक्वेंस में आपको इसको याद रखना है। ओके, इधर क्या आ जाएगा आपके पास ऑक्सो, इधर क्या आ जाएगा ऑल, इधर हाइड्रोक्स, इधर क्या आ जाएगा ऑल, इधर क्या होगा मर्केप्टो, इधर थाइऑल, मर्केप्टो या थाइऑल। इसलिए क्या यूज करेंगे अमाइन, एमिनो या अमाइन, इसलिए क्या यूज करेंगे इन, इसलिए आइन, इसलिए क्या यूज करेंगे एन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, इस पे एल्कोक्सी यूज करेंगे, इसलिए क्या यूज करेंगे हेलो, इधर क्या होगा नाइट्रो। जैसे इपॉक्सी ग्रुप है, एजा ग्रुप है, ऑक्सा ग्रुप है। ओके, इस पर देखो इट इज थिया, ये क्या होगा ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन, इपॉक्सी इथेन, यहाँ पे क्या है। अब चलो इसको नॉमेनक्लेचर देखते हैं। अब आपको कोई भी रूल याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं आईबीसी नॉमेनक्लेचर में। ओके, ये आपको टेबल याद रखना होगा, और इसको मैं एक वीडियो में आपको ट्रिकी रूल बताया मैंने इसमें, हाउ टू मेमोराइज, कैसे याद रखना है। एक और आप लोग हाउ टू मेमोराइज एक वीडियो मैंने पहले इसमें दिया था, देखिए इसको मेमोराइज करना है, इस सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड एस्टर, एसाइल हैलाइड। ओके, तो याद कर सकते हैं इसको। यार ट्रिक देखना है तो ट्रिक देख लो इसमें कैसे याद करना है। ये जो ट्रिक है ऐश्वर्या राय, एक्टर में सभी जानते हैं ना ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन। ओके, तो ऋतिक रोशन के बर्थडे पार्टी में ऐश्वर्या राय जो चश्मा है ऐनक जिसको कहा जाता है वो गिफ्ट लेके जाती है, उसके ऊपर थोड़ा ट्रिक इस टाइप से बेस्ड है। ओके, थोड़ा इसको देखने समझने की कोशिश करें। ओके, देखो क्या दिया है इसमें, एसिड का मतलब क्या हो गया ऐश्वर्या, ऐश्वर्या ने, सुपर का मतलब क्या होगा सल्फोनिक एसिड, ऐश्वर्या ने सुपर एनक, एनक में देखो तो ग्लास है और बीच में क्या नोज है, तो क्या लिख सकते हैं ऐश्वर्या ने सुपर एनक। ओके, ऐश्वर्या का मतलब क्या हो गया एसिड, ऐश्वर्या ने
ऋतिक रोशन की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए गिफ्ट खरीदा, इसको ऐनक कहा जाता है, चश्मा। तो चश्मे में भी क्या होता है, 2 ग्लास और बीच में क्या होगा, नोज होता है। ऐश्वर्या ने सुपर ऐनक, तो देखो ऐश्वर्या का मतलब क्या हो गया, एसिड। सुपर का मतलब क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड। ऐनक का मतलब क्या होगा, एनहाइड्रेट। ऐश्वर्या ने सुपर ऐनक, ईस्टर का मतलब स्टार को गिफ्ट दिया। ओके, तो क्या हो गया, ट्रिक क्या हो गया, ऐश्वर्या ने सुपर ऐनक स्टार को गिफ्ट दिया। ओके, तो याद हो गया स्टार का मतलब ईस्टर से मैच हो जाएगा। ओके, अब गिफ्ट देने के बाद अगर ऐश्वर्या ने एक्टर को, ऋतिक रोशन को गिफ्ट दिया, तो जो एक्टर है वो रिस्पॉन्स में क्या कहता है, एस हेलो। एस हेलो का मतलब है शॉर्ट नेम में कह रहे हैं ऐश्वर्या कैसी हो, तो क्या मैच हो जाएगा, ऐश्वर्या का मतलब एस हेलो एसाइल हैलाइड, दैट इज एसाइल हैलाइड मैच हो जाएगा। कैसे मैच हो जाएगा, इट इज एसाइल हैलाइड, एस हेलो दैट मीन्स एसाइल हैलाइड, मतलब वो हालचाल पूछ रहे हैं। हाँ, एक्टर ऐश्वर्या से थोड़ा कन्वर्जन कर रहा है, हालचाल पूछ रहा है कैसे हो क्या हो, तो एस हेलो मतलब ऐश्वर्या कैसी हो। ओके, तो यहाँ तक मैच हो जाएगा। अब पार्टी में बहुत सारे वेटर स्टेवर्ड रहते हैं जो सर्विस करते हैं, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह देते हैं। ओके, तो उन्होंने देखा कि 2 एक्टर बात कर रहे हैं आपस में, हमें चांस नहीं मिल रहा है बात करने के लिए, तो स्टीवर्ड वहाँ से आता है और जो स्टीवर्ड जो सर्विस करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पिलाते हैं, उसको स्टीवर्ड कहा जाता है। ओके, तो वो सोचता है कि चलो अपन जाते हैं वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक पिलाते हैं। ओके, तो सोचे कि सॉफ्ट ड्रिंक पिलाएंगे तो ग्लास उठा लेंगे, बात तो हो नहीं पाएगी, तो कुछ करना होगा ताकि वो बात कर सके। ओके, तो उसने क्या कर दिया, जो सॉफ्ट ड्रिंक है वहाँ पे गिरा दिया ऐश्वर्या के पास। तो नाराज होकर वो क्या बोल रही, ए मेड। ए मेड का मतलब मतलब एक मेड, एमएडी की बात कर रहा हूँ मैं, ए मेड, ये पागल ये क्या कर दे, तो क्या होगा, ए मेड से क्या होगा, एमाइड में मैच हो जाएगा। तो ऐसे इसको मेमोराइज कर सकते हो, लॉजिक लर्निंग, क्योंकि जो प्रोसेस होती है वो आप चलते फिरते भी रिविजन कर सकते हो, रटी वाली चीजें याद नहीं कर सकते, इसलिए ट्रिक के थ्रू याद रखना है। तो उस स्टीवर्ड ने क्या किया, ऐश्वर्या के पास सॉफ्ट ड्रिंक थोड़े डिस्टेंस पे गिरा दिया, तो ऐश्वर्या उसको कह रही ए मेड। ए मेड का मतलब अमाइड मैच हो गया, कैसे इसको अमाइड मैच हो सकता है। अब स्टीवर्ड को पता ही था, तो मैंने जानबूझ के किया, तो अंदर ही अंदर मन में बोल रहा है शान से कहो, मतलब साइनाइड हो गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, आइसोसाइनाइड, तो साइनाइड और फिर क्या होगा, आइसोसाइनाइड मैच हो जाएगा। ओके, ओके, फिर वो वहां से रिमूव चला गया। ठीक है, उसके बाद आप याद ही कर सकते हो, दिस एल्डिहाइड है, इसके बाद कीटोन, फिर क्या होगा, अल्कोहल, ये याद ही है। देखो यहाँ तक तो याद हो गया। देखो कैसे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैसे मेमोराइज करना है। देखो इसको कैसे मेमोराइज करना है, ऐश्वर्या ने सुपर एनक स्टार को गिफ्ट दिया, स्टार रिस्पॉन्स में क्या कह रहा है, एस हेलो, एसाइल हैलाइड, मतलब ऐश्वर्या कैसी हो। अब स्टीवर्ड ने वहां पे क्या कर दिया, सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया, तो ऐश्वर्या क्या कह रही है उसको, एमेड, तो क्या होगा, अमाइड मैच हो जाएगा। ओके, अब वो स्टीवर्ड उधर से जाने के बाद क्या कह रहा है, मैंने जानबूझ के किया, तो शान से मतलब कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, शान से कहो, तो साइनाइड आइसोसाइनाइड। ओके, तो आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद एडिएड आता है, सबको याद है, कीटोन, फिर क्या होगा, अल्कोहल, अल्कोहल के नीचे थायल्कोहल आता है, थायल्कोहल के बाद अमाइंस आता है, फिर एल्किन, एल्काइन, पहले एल्किन आएगा, फिर एल्काइन, फिर एल्केन आता है। ओके, और लास्ट में जो 3 ग्रुप है, पहले ईथर आएगा, फिर हेलोजन, फिर नाइट्रो, इनका कभी भी सफिक्स नहीं लगता है, ऑलवेज प्रोफिक्स, क्योंकि एल्केन जो वर्ड रूट है उसके नीचे आते हैं। तो क्या होगा, एल्कॉक्सी, इधर क्या होगा, हेलो, इधर क्या है, नाइट्रो, इसलिए क्या सफिक्स यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, एल्कॉक्सी, हेलो, और क्या यूज करेंगे, नाइट्रो यूज करेंगे। ओके, तो चलो डिस्कस, एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अपन। ये क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, किसी भी कंपाउंड में आपको कोई भी आईपीसी रूल याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके पास, कि मेन सफिक्स जो सीनियर ग्रुप है, अभी मैंने जो ऑर्डर बताया उस ऑर्डर में सीनियर ग्रुप को देखो, सबसे अपर ग्रुप कौन सा है उसका सफिक्स लगेगा। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सबका क्या लगेगा, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स को केवल अल्फाबेटली ऑर्डर में अरेंज करना होता है बस, और इसके बिसाइड कोई भी रूल याद नहीं रखने की जरूरत है। बॉस को फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए, ऐसे समझ लो कि एक ऑफिस है। ओके, ये क्या है, एक ऑफिस है, ऑफिस में क्या होगा, एक बॉस होगा। ओके, ओके, बॉस होगा, बाकी सब क्या रहेंगे, एम्प्लॉय, तो बाकी सब क्या रहेंगे, एम्प्लॉय रहेंगे। ओके, अब एक रूल है कि हर एक ऑफिस में पहले ऑफिस स्टार्ट होने से पहले पूजा होगी। ओके, तो आरती होगी या पूजा होगी। ओके, आरती पूजा मतलब पूजा की बात कर रहा हूँ मैं, पूजा होगी। ठीक है, तो अब जैसे पूजा होगी तो पहले प्रसाद किसको मिलेगा, बॉस को मिलेगा। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, ऑलवेज जो सफिक्स लगेगा वहां से नंबर स्टार्ट याद करना है। अब मान लो कुछ एम्प्लॉय इधर भी खड़े हैं, कुछ एम्प्लॉय इधर भी खड़े हैं, पंडित जी यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो प्रसाद किधर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो देखेंगे ज्यादा नंबर में एम्प्लॉय किस साइड में, उस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, अगर कम है तो उस साइड में जाना नहीं चाहेंगे। या अगर सेम लोकेशन पे या सेम डिस्टेंस पे 2 एम्प्लॉय है, तो पहले देखेंगे किसको प्रसाद देना है, जिससे मतलब उसकी गुडविल अच्छी है, जिससे अच्छा
मतलब गुडविल जिससे अच्छी है उस डैश में वो जाना चाहेगा, तो इसका मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखना है। सेम नंबर पे सेम पोजीशन पे दो सब्सटेंट अटैच है तो क्या देखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो सिंपल सा रूल है, हर एक कंपाउंड की ऑफिस समझो, ऑफिस में पूजा होगी, प्रसाद किसको मिलेगा, बॉस को। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता है उसको नंबरिंग पहले देंगे, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मेन क्या है, यहाँ पे एसिड है, तो मेन बॉस क्या होगा, एसिड है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इथेनॉल ऑक्सी, इससे स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इधर 2 नंबर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है या एम पहले आता है, पहले क्या आता है ई, तो नंबरिंग क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या यूज करेंगे 2 इथेनॉल ऑक्सी, क्या यूज करेंगे 2 इथेनॉल ऑक्सी। अब यहाँ पे देखो 6 पे क्या है मेरे पास, मिथॉक्सी कार्बोनिल, 6 पे क्या है, मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैं 2 नंबरिंग इधर नहीं जा सकता, क्योंकि एम और ई में पहले क्या आता है, ई पहले आता है। नंबरिंग कैसे जाएगा 1 2 3 4। अब जितने भी यहाँ पे सब्सटेंट्स का नेमिंग लिख दो, ये कितना साइनोसिस से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो, ये फॉर्माइल, ये क्या मिथॉक्सी कार्बोनिल। आप सभी को प्रफिक्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्लोरो, इधर सी सेम है तो सेकंड लेटर को देखेंगे, इधर क्या वाई है, यहाँ पे क्या है एच है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देखना है, सी एच को, इधर क्या आ जाएगा 4 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, 4 क्लोरो कार्बोनिल, 3 साइनो, 2 इथेनॉक्सी, 5 फॉर्माइल। ओके, सभी को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दो। 6 मिथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के यूज किया कि मेन चेन में नंबरिंग मिल रहा है कि इसको नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे नंबरिंग है, इसको नंबरिंग मिला क्या नहीं, अगर यहाँ पे नंबरिंग मिलता तो क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, बट यहाँ से नंबरिंग तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो याद रखना है, सिंपल रूल है, ऑल प्रोफिक्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले क्या आता है, सी, पहले सी आएगा, इधर वाई, इधर क्या है एच, तो पहले इसका नेम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर क्या आएगा एफ, फिर क्या आएगा एम, फिर क्या जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये आपके पास रूल हो गया। ओके, अब सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं। सबसे डिफिकल्ट टास्क ये आइसोमेर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर्स में मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, या तो टाइम भी वेस्ट होता है आइसोमर्स ड्रॉ करते समय, और टाइम भी वेस्ट होगा और रॉन्ग नेगेटिव मार्क्स चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसको याद रख लो, ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ड्रॉ करते आता है, इट्स ओके, बट आपको एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता। ओके, सिंपल क्वेश्चन तो ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर ज़्यादा आइसोमर्स 39 बनाना है तो पॉसिबल नहीं है, 17 बनाना तो पॉसिबल नहीं है कि 1 मिनट्स में आप सॉल्व कर सको। अब देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, पोजीशन आइसोमर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, C6H4X2, अगर 2 हेलोजन प्रेजेंट है तो हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो कितने बन जाएंगे इसके, 3 पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन को अटैच कर दिया, चलो अगर मैं यहाँ पे 2 हेलोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या दिया 1 हेलोजन, और इधर भी क्या दिया 2 हेलोजन प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे 2 हेलोजन, इसका नेम क्या हो जाएगा 1 2 डायहेलोबेंजीन। सेकंड में अपन बात करेंगे तो इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, एक तो पोजीशन 1 3 हो सकता है, थर्ड पोजीशन क्या हो सकता है 1 4 पोजीशन, क्या हो सकता है इसमें 1 और 4 पोजीशन हो सकता है, तो क्या हो सकता है 1 2 1 3 और क्या हो सकता है 1 4 पोजीशन हो सकता है। ओके, तो इसके कितने बनेंगे 3 आइसोमर्स। वैसे अगर यहाँ पे 3 हेलोजन अटैच है तो भी कितना बनेगा, सिमिलर हेलोजन है तो क्या बनेंगे 3, और यहाँ पे क्या आपके पास C3H2X2Y के 6 बनेंगे। चलो इसको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे बनेंगे। ओके, तो सिंपल रूल है, आइसोमेर्स में आपको दिखने में डिफरेंट लग सकते हैं, बट आईयूपीएसी नेम से चेक करना होता है। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आइसोमर्स में आपको स्ट्रक्चर दिखने में डिफरेंट लग सकते हैं, बट आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं जब तक उसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट नहीं हो। तो सबसे पहले आपको आईयूपीएसी नेम लिखते आना चाहिए प्रॉपरली, तभी आप उसको डिफर कर सकते हो, डिफरेंस बता सकते हैं कि डिफरेंट आइसोमर्स है या नहीं है। ओके, चलो अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पे, चलो इसमें देखो क्या दिया है आपके पास, क्वेश्चन गिवन है C6H3X2Y। ओके, अब इसमें पूछा आपसे हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, इसका ड्यू कैलकुलेट कर लो, व्हाट इज ड्यू, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1, तो 6 + 1 कितना हो गया 7, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस हेलोजन एटम तो कितना हो गया 3 + 3 कितना हो गया 6, 6/2 तो कितना हो गया 7, 7 - 3 is 4। ओके, तो ड्यू का वैल्यू कितना आ गया 4। ड्यू इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, व्हाट इज ड्यू, इट रिप्रेजेंट टू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो कितना हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 7, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 4 - 3 is 4। ओके, तो 4 ड्यू है।
तो याद रखना जब भी आपके पास ड्यू का वैल्यू 4 है, ड्यू का फॉर्मूला पता है आपको, पहले देख लो ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्लस 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, टोटल नंबर ऑफ हेलोजन आइटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए फॉर्मूला है। ओके, तो कार्बन कितना है इसमें, 6 + 1 कितना हो गया 7। ओके, हेलोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 3, हेलोजन कितना हो गया 2, ये क्या हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ के नाइट्रोजन 0, तो यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये कितना हो गया 6/2, तो क्या हो जाएगा 7 - 3 = 4। तो ड्यू का वैल्यू कितना आ गया इसमें 4 आ गया, ये अपने पास ड्यू है। अगर ड्यू का वैल्यू 1 तो दैट मीन्स कंपाउंड में 1 पाई बॉन्ड है, ड्यू का वैल्यू 2 तो 2 पाई बॉन्ड है। ओके, तो whenever in question ड्यू इज 4 and number of carbon atom is 6, then always draw isomers with respect to benzene ring, it is understood है। याद करना आपको, ये सारे आइसोमर्स बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना है, इज अंडरस्टूड है। ओके, तो आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 हेलोजन सिमिलर क्लोरीन मान लिया, 1 क्या है मेरे पास ब्रोमीन मान लिया, 2 हेलोजन सिमिलर 1 क्या है डिसिमिलर। तो आपको क्या करना है, पहले सिमिलर हेलोजन को अरेंज कर दो। एक तो क्या कर सकता हूँ मैं 1, 2 पोजीशन पे अरेंज कर सकता हूँ, एक बार क्या कर सकता हूँ मैं 1/3 पोजीशन पे अरेंज कर सकता हूँ, एक बार क्या कर सकता हूँ मैं 1/4 पोजीशन पे अरेंज कर सकता हूँ। कहाँ अरेंज कर सकता हूँ, 1/4 पोजीशन पे अरेंज कर सकता हूँ। ओके, अब मुझे y की पोजीशन चेंज करना, तो इसमें वेरिएशन कितने आ सकते हैं चेक करते हैं। एक बार डिफरेंट आइसोमर्स यहाँ बन सकता है y का, ये डिफरेंट आइसोमर्स यहाँ बन सकता है, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों सिमिलर, तो 2 ही पॉसिबल है इसमें। एक तो यहाँ अटैच हो सकता है, इसका सिमिलर है, इसका सिमिलर है, यहाँ पे 2 पॉसिबल है, तो 1 2 क्या बन जाएंगे 2 पॉसिबल है। एक तो हेलोजन को आपने यहाँ अटैच कर दिया 1, इधर हेलोजन 1 है, इधर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ अटैच कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा y को यहाँ अटैच कर सकते हैं। सेकंड में देखो यहाँ पे क्या x, यहाँ पे भी क्या x है, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने y को यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो कितने पॉसिबल है इसमें 2 पॉसिबल है यहाँ पे। चलो अब इसमें आते हैं, इसमें कितने डिफरेंट पॉसिबल है चेक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बन जाएगा, ये डिफरेंट बनेगा इसका आइसोमर्स, ये दोनों सिमिलर है तो ये डिफरेंट बनेगा, ये डिफरेंट बनेगा, तो कितने बन जाएंगे इसमें 3 डिफरेंट आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो 3 डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो कितने बनेंगे 3 डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो एक क्या हो जाएगा आपके पास, x इधर पॉसिबल है 1। ओके, सेकंड में आ जाओ, सेकंड की जब बात करेंगे तो सेकंड में देखो यहाँ पे भी x गिवन है, इधर भी x गिवन है, तो यहाँ पे हेलोजन को अटैच कर सकता हो। थर्ड में देखो क्या दिया आपके पास, x इधर अटैच है, x इधर अटैच है, थर्ड यहाँ पे पॉसिबल है। तो कितने पॉसिबल है इसमें 3 डिफरेंट पॉसिबल है। ओके, कितने पॉसिबल है, ड्यू देखो बेंजीन में 4 होता है, ड्यू कितना है 1 साइक्लिक का ड्यू और 3 पाई बॉन्ड, ड्यू कितना कंज्यूम हो चुका है इसमें बेंजीन में 4 ड्यू कंज्यूम हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कितने पॉसिबल है, अब यहाँ अटैच करोगे तो इसका सिमिलर हो गया, यहाँ अटैच करो इसका सिमिलर हो गया। इसको केयरफुली ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ अटैच कर दिया तो नंबरिंग क्या मिलेगा 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ओनली 1 इज पॉसिबल। देखो अगर आपने y की पोजीशन को यहाँ पे अटैच कर दिया, अगर y की पोजीशन को आपने यहाँ अटैच कर दिया, ओके, अगर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया x, ओके, और यहाँ पे अटैच कर दिया x, अभी मैंने y की पोजीशन को चेंज करना है, तो अगर मैंने y को यहाँ अटैच कर दिया या y को इधर अटैच कर दिया तो नेम सेम ही होने वाला है। देखो दोनों का नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ओके, तो नेमिंग कैसे देंगे इसके लिए 1 ये क्या होगा 2 ये क्या होगा 3 4 5 6, तो क्या जाएगा 1 2 1 4 और 2 पे, तो क्या होगा 2 पे y है, 2 पे क्या है मेरे पास y, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 1 4 और 2 पे क्या जाएगा y, तो ये क्या होगा सिमिलर, ओनली 1 पॉसिबल है। तो कितने बन जाएंगे इसके 2, इसके कितने हो जाएंगे 3, इसका क्या बनेगा ओनली 1 पॉसिबल है, तो कितने हो जाएंगे टोटल 6 पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, अब एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं होता है कि आप ड्रॉ करो, इसको मेमोराइज ही करना है। ओके, तो जैसे याद रख लो, इसमें अगर 3 हेलोजन सिमिलर है तो 3 बनेंगे, 2 सिमिलर है तो भी क्या बनेंगे आपके पास 3, अगर 2 सिमिलर और डिसिमिलर तो क्या बनेंगे 6 बनेंगे पोजीशन आइसोमर्स। कितने बनेंगे 6 पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स एंड मोनोवैलेंट रेडिकल्स। क्या दिया है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट रेडिकल्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे C4H10 की बात कर रहा हूँ तो कितने बनेंगे इसके 2 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, उसके मोनोवैलेंट रेडिकल कितने बनेंगे 4 बनेंगे। अगर मैं C5H12 लिया तो कितना बनेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स 3, नॉर्मल आइसोनियो और मोनोवैलेंट रेडिकल कितना बनेगा 8 बनेगा।
वैसे अगर यहाँ पे मैंने C6H14 तो क्या मिलेगा 5 स्ट्रक्चर आइसोमर्स और मोनोवैलेंट रेडिकल 17 और यहाँ पे क्या बनेंगे 7। इसका मतलब इसका एप्लीकेशन समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास C4H10 ब्यूटेन है तो इसके 2 आइसोम बनेंगे स्ट्रक्चर आइसोम नॉर्मल ब्यूटेन और एक क्या बनेगा आइसोब्यूटेन बन जाएगा। क्या बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इज फॉर्म। ओके, अब नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन फॉर्म होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट आइसोम बनेगा 1 2 ये डिफरेंट बनेंगे, इधर क्या हो जाएगा 3, इधर क्या हो जाएगा 4। इसका सिमिलर है, तीनों क्या है सिमिलर है तो इसके क्या बनेंगे 4 मोनोवैलेंट रेडिकल। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे NH2 को अटैच करो, आप यहाँ पे OCH3 को अटैच करो, आप यहाँ पे SH को अटैच करो, यहाँ पे OH ग्रुप को जहाँ पे फ्री वैलेंसी 1 है। इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ 1 डिग्री अमाइंस तो कितने बनेंगे इसके 4। टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल की बात करो कितना बन जाएगा, अल्कोहल अटैच कर दो, एसिड तो कितना बनेगा इसके 4 बन जाएंगे, हेलोजन अटैच कर दो तो कितने बनेंगे 4 आइसोमर्स। वैसे यहाँ पे कितने आपके पास 5 और 3 आइसोमर्स है, नॉर्मल आइसो नहीं हो तो कितने बनेंगे 8 मोनोवैलेंट रेडिकल। ओके, तो सिंपल ट्रिक क्या है, इसको मेमोराइज कर लो। अगर C4H10 के 2 आइसोम बनेंगे नॉर्मल आइसो, यहाँ पे 3 बनेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 बनेंगे, इसके मोनोवैलेंट रेडिकल तो कितने बनेंगे 4 8 17 और 39। अब इसके क्वेश्चन कैसे अराइज किए जाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं उसको देखो। अगर सपोज यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे ले लिया C6H13 और Cl दैट्स ऑल पॉसिबल आइसोमर्स तो देखो यहाँ पे क्या मोनोवैलेंट रेडिकल है तो कितने बनेंगे 17। आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे फिर 17 बनाओगे, कुछ भी करने की जरूरत है। इसको एग्जाम्पल ले लिया मैंने अगेन C6H13 और यहाँ पे क्या लिया OH ले लिया। ओके, इसमें अल्कोहल बनाने तो कितना हो जाएंगे, अल्कोहल जब बनाएंगे तो कितने बनेंगे 17 अल्कोहल बन जाएंगे। नॉर्मल स्टेट चेन में 6 कार्बन का नॉर्मल हेक्सेन, ओके, फिर 1 2 मिथाइल हेक्सेन 3 मिथाइल हेक्सेन, ओके, फिर डिफरेंट ब्रांचेस बना के 5 आइसोमर्स ड्रॉ करोगे, फिर उसके मोनोवैलेंट रेडिकल फॉर्म करोगे। तो याद रखो सिंपल, चाहे हेलोजन अटैच हो जाए NH2OH ग्रुप तो कितना हो जाएंगे इसके, अगर मोनोवैलेंट रेडिकल की बात करेंगे एल्केन के मेंबर है सभी, देखो ये क्या DU 0 है, सब में DU क्या है, सब में 0 है तो कितना बनेगा 4 8 17 और 39। क्या बनेंगे 4 8 17 और 39 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, तो कितने बनेंगे इसके 39 आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो याद रखना है, मेमोराइज कर लो इसको। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं C3H10, इसमें ड्यू क्या है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, इसके लिए 0 होगा। ओके, तो अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 तो ड्यू कितना हो जाएगा इसके लिए 4, ये क्या हो जाएगा 4 - 4 इज 0, इसका ड्यू कितना आ जाएगा 0, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या रहेगा इसके लिए 0 रहेगा। क्या रहेगा इसके लिए 0 रहेगा ड्यू का वैल्यू। ओके, अब 1 डिग्री अमाइंस 2 बनेंगे इसके, 2 डिग्री अमाइंस 1 बनेगा, 3 डिग्री अमाइंस 1 बनेगा। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दो एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। C3H9N और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया मैंने C4H11 और N की बात कर रहा हूँ, C4H11 और N की बात कर रहा हूँ। मुझे इसके 1 डिग्री अमाइंस 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस चाहिए, वैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस ड्रॉ करने। ओके, तो कितने कितने आइसोन्स बनेंगे उसके अपन बात करते हैं अभी। ओके, देखो ओके, इसको देखो अभी आपके पास 2 स्ट्रक्चर दिए है C3H9N और क्या दिया C4H11N इज गिवन। ओके, अब इसके आइसोमर्स ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं देखें 3 कार्बन की चेन बना दो, एक ही पॉसिबल है इसमें। अब NH2 को कहाँ अटैच कर सकता हूँ, मैं NH2 को यहाँ अटैच कर सकता हूँ, मोनोवैलेंट रेडिकल क्या बनेगी, तो NH2 को यहाँ अटैच कर सकता हूँ, यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ, तो 2 बनेंगे इसके 1 डिग्री अमाइंस के आइसोमर्स। बताया था C3 में 2 बनेंगे, तो क्या होगा NH2, इधर क्या बन जाएगा NH2, तो क्या बनेंगे इसके 2 आइसोमर्स 1 डिग्री अमाइंस के। 1 डिग्री अमाइंस कितना बन जाएगा 2 आइसोमर्स। ओके, अब मुझे यहाँ पे 2 डिग्री अमाइंस चाहिए, तो 2 डिग्री अमाइंस क्या बनेगा इसमें, और 3 डिग्री कितना बन जाएगा, तो क्या बनेगा 1 डिग्री अमाइंस के क्या बनेंगे 2 डिग्री अमाइंस क्या क्या मिलेगा मुझे 1
और 3 डिग्री अमाइंस का क्या मिलेगा मुझे 1, तो कितने मिलेंगे इसके 4 आइसोमर्स। ओके, तो वही मिलेगा इसके टोटल आइसोमर्स कितने मिलेंगे 4, 1 डिग्री अमाइंस के 2 डिग्री अमाइंस का 1, 3 डिग्री अमाइंस का 1 मिलेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ C4H11N, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, C4H11N के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ओके, तो इसको देखो C4H11N में क्या दिया है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम +1, तो क्या हो जाएगा 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो क्या होगा 5 - 5 इज 0, तो ड्यू का वैल्यू कितना हो गया 0। इसके ड्रॉ कर लो आइसोमर्स, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा आइसोब्यूटेन, एक तो क्या बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन और एक क्या बन जाएगा आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे NH2 अटैच कर दो 1, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा 2, इसके 1 डिग्री अमाइंस के 4 बन जाएंगे। ये तो इसका सिमिलर है, इसका सिमिलर है, तो क्या बनेगा 1 2, यहाँ पे क्या होगा इसका सिमिलर है, तीनों सिमिलर है तो 1 और 2 डिफरेंट बनेंगे। ओके, सिंपल देखिए, मैंने कहा कि डिफरेंट देखने से नहीं होता है, उसका आईपीसी नेम लिखना होगा। NH2 को यहाँ अटैच करो, यहाँ पे दोनों का आईपीसी नेम क्या होगा 1 ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, ये भी क्या होगा ब्यूटेन अमाइन, यहाँ पे क्या होगा ब्यूट 2 अमाइन, क्या हो जाएगा ब्यूट 2 अमाइन, ब्यूट 2 अमाइन, दोनों सिमिलर है। यहाँ पे इस तीनों सिमिलर है तो क्या बनेंगे 2 डिफरेंट बनेंगे, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट, तो 4 बन जाएंगे इसके 1 डिग्री अमाइंस, क्या बन जाएंगे 1 डिग्री अमाइंस के 4 आइसोमर्स ड्रॉ हो जाएंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये क्या बन जाएगा 1, इधर क्या किया आपने NH2 को अटैच कर दिया, ये 1 2 3 NH2 को यहाँ अटैच कर दिया। अब इस पे आ जाओ, ये क्या होगा 1 2 3 तो NH2 को यहाँ अटैच कर देंगे 3, अब 1 2 3 4 NH2 को यहाँ अटैच कर देंगे, क्या बन जाएगा 4, तो क्या बन जाएगा 1 ये 2, ये क्या बनेगा 3 और ये क्या बनेगा 4, इसके 4 आइसोमर्स बनेंगे, कितने बनेंगे इसके 4 आइसोमर्स ड्रॉ हो जाएंगे। ओके, अब 2 डिग्री अमाइंस में देखो 2 डिग्री अमाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने एन को यहाँ अटैच कर दिया, एक पॉसिबल है, एन को यहाँ अटैच कर दो पॉसिबल है, यहाँ पे 2 पॉसिबल है, यहाँ पे एक ही पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे एक बार अटैच कर सकता है एन को 2 डिग्री अमाइंस बनाने के लिए, एक बार एन को यहाँ अटैच किया जा सकता है 2 डिग्री अमाइंस बनाने के लिए। देखो 2 डिग्री अमाइंस का मतलब क्या है, 2 डिग्री अमाइंस दैट मीन्स देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3, इधर क्या होगा एन, इधर क्या है मिथाइल है, 2 डिग्री अमाइंस है एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। अभी आप देखो यहाँ पे क्या कर दिया हमने एन को अटैच कर दो, क्या होगा एन इथाइल इथेनामाइन, और यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा 1 2 3 एन, यहाँ पे इथाइल, तो क्या होगा एन मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन, ये क्या एन इथाइल प्रोपेनामाइन, ये क्या होगा एन इथाइल 2 प्रोपेनामाइन 1 2 3, तो क्या होगा एन इथाइल एन मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन। ओके, तो क्या बन जाएंगे आपके पास 1 डिग्री अमाइंस के तो 4 बन गए थे, 1 डिग्री अमाइंस के कितने मेरे पास 1 डिग्री अमाइंस के 4 बन चुके हैं। अब 2 डिग्री अमाइंस के कितने हैं, 2 डिग्री अमाइंस के यहाँ पे 1 2 इसके बन जाएंगे 3, तो 2 डिग्री अमाइंस के कितने बन जाएंगे, ये 1 डिग्री अमाइंस के 4 बन चुके हैं, 2 डिग्री अमाइंस के 3 बन चुके हैं। अब 3 डिग्री अमाइंस की बात करेंगे तो 3 डिग्री अमाइंस का मतलब है ऑल हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय एल्काइल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बन सकता है 1 2 इथाइल अटैच हो सकता है 1, तो एक ही पॉसिबल है। आप मिथाइल को इधर अटैच करो, इथाइल को इधर अटैच करो, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 डिग्री अमाइंस का 1 मिलने वाला है। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके 8, तो टोटल कितने बनेंगे आपके पास 8 बन जाएंगे इसके टोटल आइसोमर्स। 1 डिग्री अमाइंस के 4 मिलेंगे, 2 डिग्री अमाइंस के 3 मिलेंगे, 3 डिग्री अमाइंस का 1, टोटल कितने मिलेंगे 8 बन जाएंगे इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अमाइन, ये बन जाएंगे आपके पास 8 आइसोमर्स। ओके, तो सिमिलर वे में आपको याद रखना है, ड्रॉ करके देखना है। ओके, जब ड्रॉ करके देखोगे तो आपके पास 1 डिग्री अमाइंस के 4, 2 डिग्री अमाइंस के 3, 3 डिग्री अमाइंस का 1 मिलेंगे, 0 टोटल 8 बन जाएंगे। वैसे यहाँ पे कितने 1 डिग्री अमाइंस के 8 मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा था 5 कार्बन मोनोवैलेंट रेडिकल कितना बनता है, 5 कार्बन में मोनोवैलेंट रेडिकल कितना लिखा था मैंने 8, 2 डिग्री अमाइंस कितने बनेंगे 6, 3 डिग्री अमाइंस कितना बनेगा 0, तो 17 बन जाएंगे। ओके, वैसे आप 6 कार्बन में देखो 17 मोनोवैलेंट रेडिकल बनते हैं 6 कार्बन में, इधर 5 15 प्लस 7 तो कितने मिलेंगे 39। अब नेक्स्ट पे आ जाओ C4H10O, इसमें एल्कोहल के 4 आइसोमर मिलेंगे, क्योंकि 4 कार्बन मोनोवैलेंट रेडिकल कितना बनता है 4 बनता है, ईथर के 3 बनेंगे, जैसे C5H12O के एल्कोहल के 8 बनेंगे, ईथर के 6 बन जाएंगे। ओके, C4H8O2 को देखते हैं, 4 एस्टर के और 2 एसिड के आइसोमर बनेंगे। इस क्वेश्चन में अच्छा है, देखो ध्यान से भी, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स C4H8O2। ओके, तो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H8O2, तो एस्टर के 4 बनेंगे, एसिड के क्या बनेंगे 2 आइसोमर्स, एस्टर के 4 और एसिड कितने बन जाएंगे इसमें 2 आइसोमर्स बनेंगे। ओके, तो अपन देखते हैं C4H8O2 में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एस्टर एंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एसिड। ओके, व्हाट इज एस्टर,
इट इज एसिड एस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इट इज एसिड एस्टर, ईस्टर, इट इज क्या है, ईस्टर है। व्हाई इट इज नॉट एसिड, सी डबल बॉन्ड व्हिच इज एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन है क्या इसके पास, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इट इज ईस्टर ग्रुप है। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया आर सी डबल बॉन्ड वैसे, इट इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या होगा, एसिड बन जाएगा, इट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड, अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये क्या बन जाएगा, एसिड। अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इट इज ईस्टर। देखो हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है, कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो क्या यूज करेंगे, इसका ईस्टर यूज करेंगे। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओएच ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एसिड। ओके, तो एसिड है, इट इज ईस्टर ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, वन साइड में मिनिमम कार्बन, वन साइड में मैक्सिमम कार्बन। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता हूँ मैं, फर्स्ट हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन कितने 4 है, तो रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास 3 कार्बन, तो एक बन जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा 1, तो क्या होगा, प्रोपाइल मिथेनोएट, इसका नेम क्या होगा, प्रोपाइल मिथेनोएट। अब क्या उसको ब्रांचिंग कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, अब इसने आपने ब्रांचिंग कर दिया इसको, ये क्या कर दिया, ब्रांचिंग, इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा 1 2, तो इसको लिख सकता हूँ मैं आइसोप्रोपाइल, या लिख सकता हूँ 1 मिथाइल इथाइल मेथेनोएट, तो डिफरेंट आईपीसी नेम हो गया। अब थर्ड में आ जाओ, एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर दो, इधर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी सी, कितने हो जाएंगे 4 कार्बन, इथाइल इथेनोएट, तो क्या हो जाएगा, मेन चेन क्या हो जाएगा 2 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट इज नेम। ओके, अब 4 पे आ जाओ, एक कार्बन को और शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, बस मिथाइल प्रोपेनोएट, और शिफ्ट कर दो, देखो क्या बन जाएगा, अगर 4 को शिफ्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो एसिड बन जाएगा, मुझे एस्टर चाहिए, 4 को शिफ्ट कर दो एसिड, मुझे एसिड चाहिए कि एस्टर, तो एस्टर कितने बन जाएंगे, 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे, एस्टर हो गया, बात करेंगे एसिड के लिए, तो एसिड में कितने कार्बन उसको देखते हैं, इधर कितने 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सी डबल बॉन्ड एसिड, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, एक तो एसिड पॉसिबल है। अब इसको ब्रांचिंग कर दो एक बार, इधर क्या होगा 1 2 3 सी डबल बॉन्ड एसिड, और इधर क्या दिया सी, तो इधर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे इसके लिए 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो कितने बन जाएंगे एसिड के, इसके 2 बनेंगे, क्या बनेंगे इसके 2 एसिड के आइसोमर्स बनेंगे, और 4 क्या बन जाएंगे आपके पास, एस्टर के आइसोमर्स, टोटल कितना बन जाएगा 6। ओके, इसके बेसिस और कुछ बना सकते हैं क्या, नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, इट इज एस्टर, इट इज नॉट एसिड। क्यों एसिड नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एसिड उसी को कहा जाता है सर, एसिडिक हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन एटम, इट इज नॉट एसिड, इट इज एसिड है क्या, नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट। ओके, अब नेक्स्ट में देखो आपके पास जो गिवन है, C4H8O के क्या बनेंगे, 2 एल्डिहाइड और क्या बनेगा 1 कीटोन बनेगा, C7H8O 5 बेंजोडाइसोमर्स पॉसिबल है, C7H9N के 5 बेंजोडाइसोमर्स पॉसिबल है, और यहाँ पे क्या होगा 7 फंक्शनल आइसोमर्स आर पॉसिबल, कितने बनेंगे इसके 7 फंक्शनल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, वैसे यहाँ पे 7 फंक्शनल आइसोमर्स पॉसिबल है, इसके क्या बनेंगे 4 अमाइड के आइसोमर्स पॉसिबल है। ओके, मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, आप शायद उसको देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट आइसोमर्स की इन्फॉर्मेशन दिया है, हाफ एन 1 आवर्स का वीडियो है, कंप्लीट आइसोमर्स के ऊपर एक एक के ड्रॉ करके शो किए किसके कितने आइसोमर्स बनेंगे इसमें। ओके, डिटेल में डिस्कस किया है मैंने उसमें। अब आ जाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या है, इफ आर इज नॉट इक्वल टू आर डेज, जो पॉलिन्स का मतलब क्या है, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, पॉलिन्स का मतलब एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, इट इज नोन एज पॉलिन्स। ओके, तो लास्ट डबल बॉन्ड में देखो यहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, इधर क्या दिया है मिथाइल, तो आर इज नॉट इक्वल टू आर डेज, then how to calculate geometrical isomers 2 की पावर n, क्या यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ geometrical isomers 2 की पावर n, और n कितना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो कितने यहाँ पे 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 is 4, तो कितने बनेंगे इसके टोटल 4 geometrical isomers पॉसिबल है इसके। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे r इज इक्वल टू R2, r और r अगर सिमिलर है, लैंग्वेज समझ में आ रही, ज़्यादा फास्ट तो नहीं ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए इसको मैं क्या कह रहा हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड के लास्ट कार्बन को चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया मिथाइल, इधर क्या दिया इथाइल, तो आर इज नॉट इक्वल टू आर डेज, तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल, तो फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, n क्या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो कितने हो जाएंगे 4 बन जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बट इस कंडीशन में अगर r और r का वैल्यू सेम है, यहाँ पे डिसिमिलर एल्काइल ग्रुप है, अगर सिमिलर तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। हाउ टू कैलकुलेट p,
द वैल्यू ऑफ पी इज n+1/2 और यहाँ के लिखेंगे n/2, यहाँ पे क्या यूज करेंगे n/2। n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है इसमें, जो भी डबल बॉन्ड गिवन है, अगर r और r2 का वैल्यू सेम है तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड p का वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड p क्या है n+1/2, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो फॉर्मूला p की जगह क्या हो जाएगा, ऑड बनाने के लिए क्या चेंज है n+1/2, और इवन में क्या होगा, सिंपल इसका हाफ कर दो n का हाफ, तो याद रखना बहुत सिंपल हो गया। अगर इवन बना तो n/2 यूज करेंगे, अगर मेरे पास यहाँ पे ऑड नंबर तो क्या यूज करेंगे, n+1/2 यूज करेंगे। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं, इस पे आ जाओ, r1 नॉट इक्वल टू r2। ओके, और यहाँ पे क्या दिया, r1 इज इक्वल टू r2, तो इसको देखो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, r1 और r2 क्या है, नॉट इक्वल, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड 2 है तो 2 की पावर 4, तो 4 आइसोस बनेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, मिथाइल और मिथाइल दोनों क्या है, सिमिलर है, बोथ आर सिमिलर, तो हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मूला, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, 1 2 3 ऑड नंबर, तो हाउ टू कैलकुलेट p इज कैलकुलेट बाय n+1/2, तो कितना हो गया 1 2 3, तो 3 + 1 4, 4/2 इज 2, तो क्या आ जाएगा 2 - 1, p का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3 + 1 4, 4/2 इज 2, तो p का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 - 1, फॉर्मूले में क्या दिया p - 1, p का वैल्यू कितना है 2, तो क्या होगा 2 - 1 इज 2, और ये कितना दिया 4, 4 + 2 इज 6, तो कितने बनेंगे इसके 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, वेरी मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक के चांस यहाँ पे होते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में। ओके, इसको केयरफुली ध्यान से इसको समझना है, फॉर्मूले को हाउ टू मेमोराइज करेंगे ये भी मैं बताऊंगा कैसे इसको मेमोराइज करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, कि मॉलिक्यूल्स यूनिवर्स में क्या हो सकता है, 2 टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, इक्वल हाउस में कट हो जाए, या इक्वल पार्ट्स में कट हो जाए, या तो क्या होगा इक्वल पार्ट्स में कट नहीं होगा, जो कट हो जाएगा उसको सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, जो कट नहीं होगा वो क्या होगा अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। इसमें एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप ए को इक्वल पार्ट्स में कट करना चाहिए तो कट हो जाएगा, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा, बट आप पी को इक्वल पार्ट्स में कट करके देखो तो इक्वल पार्ट्स में कट होगा क्या, नहीं, दैट मीन्स क्या होगा अनसिमेट्रिक, और ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो यूनिवर्स में या तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा या तो क्या होगा अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, इसकी भी साइड और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, नहीं है। चलो अगर मैं पहले अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास क्या है, इधर एसिड इधर क्या है अल्कोहल है, दिस इज अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या इसमें, नहीं है। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर n, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर n, अगर अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर n, नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स क्या हो जाएगा 0, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर n + 0। ओके, और रैसमिक मिक्सचर या अनैसोमिक पेयर क्या हो जाएगा 2 की पावर n डिवाइड बाय 2 की बात करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक देन हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर n इज नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर या कैरल सेंटर, एंड मॉलिक्यूल मीजो आइसोमर्स इज 0, अगर मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिक है तो मीजो आइसोमर्स ऑलवेज क्या रहेंगे 0, और मीजो आइसोमर्स इट मस्ट बी प्लेन ऑफ सिमेट्री आइदर सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, थर्ड में आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, देखो एक्टिव का मतलब क्या है, मैं स्टूडेंट की बात करूँ, स्टूडेंट क्या होगा आइडियल नॉन आइडियल दोनों स्टूडेंट ही कहा जाता है, चाहे आइडियल बिहेवियर शो करे नॉन आइडियल तो भी क्या बोलेंगे स्टूडेंट। वैसे ही क्या होगा ऑप्टिकल का मतलब क्या है, आइदर ऑप्टिकल एक्टिव हो या ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, मीजो आइसोमर्स इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, दोनों को इंक्लूड किया जाता है, दोनों ऐड कर दो, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव दोनों क्या हो जाएगा 2 की पावर n + 0, तो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव के इक्वल आ जाएगा। व्हाट इज रैसमिक मिक्सचर या अनैसोमिक पेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइड बाय 2, हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइड बाय 2। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें रैसमिक मिक्सचर का मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D + L फॉर्म, तो क्या हो जाएगा इसको हाफ कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो ऑड नंबर ऑफ कैरल सेंटर है, और यहाँ पे क्या दिया है E1 नंबर ऑफ कैरल सेंटर है। ओके, अब किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब 1 का मतलब क्या ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, 2 का मतलब मीजो आइसोमर्स, थर्ड का मतलब टोटल आइसोमर्स, और 4 का मीनिंग क्या है रैसमिक पेयर है अनैसोमिक पेयर। तो याद रखना कैसे, देखो किसी मॉलिक्यूल्स में सिमेट्रिक दिख रहा है आपको, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है
ये OH OH के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, COH COH के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। अब लिखते समय से लिखा COH यहाँ पे एडिएट, तो दिख रहा है कि डिफरेंट है, बट ये दोनों क्या है, सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है। एक ओड नंबर ऑफ chiral center is present, it is even number of chiral center is present. Okay, so how to calculate number of total number of optic isomers, mesoisomers, total number of isomers and anisomers, anisomeric pair कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिक आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला कैसे याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स के पास ऑड नंबर ऑफ chiral center है, स्टीरियो सेंटर ऑड नंबर है, तो क्या यूज करेंगे 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, ये याद रखना है। ऑड है तो डेफिनेटली फॉर्मूला भी क्या होगा, लार्जर साइज का होगा। लार्जर साइज है, ऑड का मतलब क्या होता है, समथिंग आर डिफरेंट मतलब। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिक आइसोमर्स। अब कुछ नहीं करना है, इसके पीछे का पोर्शन उठा के यहाँ रख दो, तो क्या बन जाएगा, मीजो आइसोमर्स। तो क्या बन जाएगा 2 की पावर n-1/2। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल आइसोमर्स, तो इसमें 8 कर दो, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 में दोनों को 8 करेंगे, तो जब मैं 8 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा 2 की पावर n-2, तो ये क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा कैंसर। तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, जब इसमें आप 8 करोगे यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन है, क्योंकि पीछे का पोर्शन उठा के यहाँ रखा है मैंने। तो टोटल आइसोमर्स का मतलब ऑप्टिक प्लस ऑप्टिक बोथ को 8 करना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 की पावर n-1 के इक्वल मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 की पावर n-1। अब मुझे क्या चाहिए, फोर्थ में क्या है, रेसिडेंट पेयर, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिक आइसोमर्स डिवाइड बाय 2। तो मुझे क्या करना है, इस होल फॉर्मूले को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या बन जाएंगे अनाइसोमेरिक पेयर बन जाएंगे। जितने ऑप्टिक आइसोमर्स होते हैं उसका हाफ मॉलिक्यूल्स का बनता है रेसिडिक पेयर या अनाइसोमेरिक पेयर बनता है। तो क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले को 2 से डिवाइड करने पर क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेसिडिक पेयर या अनाइसोमेरिक पेयर का फॉर्मेशन होगा। ओके सॉरी, ये क्या बन जाएगा टोटल, ये बन जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, इवन नंबर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इवन नंबर के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है, इवन का मतलब सिंपल है, समथिंग आर इजी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1, यहाँ पे क्या यूज करेंगे 2 की पावर n/2-1, यहाँ पे दोनों को 8 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 की पावर n-1/2, क्या ले जाएगा 2 की पावर n-1/2, क्या बन जाएगा रेसिडिक पेयर या अनाइसोमेरिक पेयर की बात करेंगे। ओके, अब बात करेंगे इट इज प्रो कैरल सेंटर है सूडो कैरल सेंटर। ओके, ये तो हो गया फॉर्मूले कंप्लीट। ओके, अब एस सेंटर में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, OH OH Br Br CH3 CH3। तो अब देखो सिमेट्रिक इट इज कैरल सेंटर या नहीं है, देखो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, ऑल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन इधर डिफरेंट वैलेंसी इधर डिफरेंट, ये दोनों सिमिलर ग्रुप है, इज नॉट कैरल सेंटर, कैरल सेंटर नहीं होना चाहिए। तो देखो प्रो कैरल का मतलब है सूडो का मतलब क्या है, अपीयरेंस ऐसा कि एग्जिस्ट कर रहा है बट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। देखो ये कैरल सेंटर है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, अगर सपोज आर है और एस है तो ये क्या बनेगा कैरल सेंटर नहीं है। ओके, अगर ये दोनों आर हो गए, कॉन्फिगरेशन ये कैरल सेंटर है, कैरल सेंटर का आर है, एस एस है, इसको कैरल सेंटर बना देंगे। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी कि अगर दोनों अपोजिट है तो क्या बन जाएगा, इट इज नॉट कैरल सेंटर। अगर दोनों आर है, दोनों एस एस है तो ये क्या बन जाएगा कैरल सेंटर बन जाएगा। दैट सेंटर इज नोन एज प्रो कैरल या सूडो कैरल सेंटर, दैट सेंटर इज नोन एज प्रो कैरल या सूडो कैरल सेंटर। ओके, दैट सेंटर इज नोन एज प्रो कैरल या सूडो कैरल सेंटर। ओके, तो आपको याद रखना है, इसको भी कैरल सेंटर में इंक्लूड करना है। ओके, अगर नहीं दिया है कि आर है ऐसे तो भी इंक्लूड करना है, दैट इज प्रो कैरल सेंटर। ओके, चलो चेक करते हैं, इसमें मुझे आइसोमर्स कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, कैरल सेंटर कितना है इसमें 1 2 3 4 5 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑप्टिक आइसोमर्स, n का वैल्यू 5 हो चुका है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिक आइसोमर्स तो क्या यूज करेंगे 5 - 1। ओके, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो 2 की पावर 4 आ चुका है यहाँ पे, और 2 की पावर 4 कितना है 16। ओके, ये 16 बन चुका है। अभी कितना है आपके पास 5 - 1 कितना हो गया 4, 4/2 इज 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, दैट इज क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 16 - 4, इसमें डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्टिक आइसोमर्स कितना हो गया 12 आ जाएंगे। ओके, अब मीजो आइसोमर्स सॉल्व कर ही चुका तो कितना हो गया 4 + 12 कितना हो जाएगा 16, और ऑप्टिक कितना हो जाएगा 14/2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसका हाफ कर देंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है, n का वैल्यू कितना हो गया 5, तो ऑप्टिक आइसोमर्स 12 बन जाएंगे, जो मीजो आइसोमर्स 4 बन जाएंगे, और दोनों 8 करें तो कितना हो जाएगा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 16, और रेसिमिक पेयर क्या बन जाएगा ऑप्टिक आइसोमर्स डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको, इसको मेमोराइज करके आप
कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, इनएक्टिव आइसोमर्स, मेसो आइसोमर्स एंड रेसिडिक पेयर, एनाइसोमिक पेयर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ओके, चलो अब आइसोमर्स पे बात करते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे, टाइम काफ़ी थोड़ा आपको इसके शॉर्ट लेगा क्योंकि इसमें पूरा डिस्कस करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखो, तो डिस्कशन पोर्शन है वो कंप्लीट हो ही चुका है, जस्ट मेमोरी पोर्शन है जिसको आप स्क्रीनशॉट से समझ सकते हैं थोड़ा इजीली। ठीक है, देखो आइसोमर्स स्ट्रक्चर, आइसोमर्स आर 6 टाइप्स: चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामर्स, टॉटमर्स। ओके, स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 टाइप्स: सिस, ट्रांस, इजेड, सिन, एंटी। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, देखो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन रॉन्ग क्यों करते हैं, कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। वो क्या देखते हैं, चेन आइसोमर्स मेन चेन शुड बी डिफरेंट। ओके, बट ऐसा नहीं होता है, मेन चेन या साइड चेन में भी डिफरेंट क्या हो सकता है, आइदर मेन चेन या साइड चेन में भी डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 मिथाइल है, यहाँ पे क्या दिया 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, इधर क्या होगा मिथाइल मिथाइल। तो डिफर इन आइदर साइड चेन या मेन चेन, तो क्या बोलेंगे चेन आइसोमर्स। डिफर इन आइदर साइड चेन और मेन चेन, तो चेन आइसोमर्स बोलेंगे। क्वेश्चन आंसर कह सकते हैं कि इसको देखो, साइक्लोप्रोपेन है 1 1 डाइमिथाइल 1 1 2 ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या है प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इट इज पोजीशन आइसोमर्स हो सकता है क्या, व्हाट इज पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन का मतलब है कि मार्कर है, तो मार्कर यहाँ पे अटैच है मेरे हाथ में, तो मार्कर है, टेबल पे रख दे तो पेन थोड़ी बन जाएगा। ओके, ओनली पोजीशन चेंज होगी, क्या हो जाएगा ओनली पोजीशन विल बी चेंज। ऐसा नहीं कि मार्कर अभी डस्टर बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। जैसे ब्रेक डाउन होकर चेंज नहीं हो सकता, प्रोफाइल तो प्रोफाइल ही पोजीशन में चेंज होगा, बट ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। दिस चेन आइसोमर टू ईच अदर। ओके, पोजीशन में क्या चाहिए मुझे, पोजीशन आइसोमर्स के लिए क्या चाहिए मुझे, मेन चेन शुड बी क्या चाहिए मुझे, मेन चेन शुड बी सेम चाहिए। ओके, मेन चेन शुड बी सेम। पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सब्सटेंट या फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ओके, मुझे क्या हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड मेन चेन सेम कार्बन की होनी चाहिए। पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड की, सब्सटेंट की या फंक्शनल ग्रुप की क्या हो सकती है। पोजीशन की बात कर रहा हूँ, पोजीशन करने वाला चेंज नहीं होना चाहिए, अभी मैंने कहा ना, एडेड तो एडेड होना चाहिए, कीटोन तो कीटोन होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपको सेम याद रखना है। अभी मैंने डिस्कस किया था इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, पोजीशन आइसोमर्स डिस्कस हो चुका है। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के ऊपर। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में देखो क्या होगा, एल्कोहल ईथर फंक्शनल आइसोमर्स, साइनाइड आइसोनाइड फंक्शनल आइसोमर्स, एसिड एस्टर फंक्शनल आइसोमर्स, एडिड कीटोन फंक्शनल आइसोमर्स, 1 डिग्री 2 डिग्री माइनस आर। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे करोगे बता रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री माइनस आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, 1 डिग्री माइनस 2 डिग्री माइनस एंड 3 डिग्री माइनस आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ओके, अगर मैं अमाइड और ऑक्साइम की बात करूँ तो अमाइड ऑक्साइम आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ओके, अमाइड भी क्या, 1 डिग्री अमाइड 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। इट इज फिनॉल एल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर्स, इट इज नाइट्रो नाइट्राइड आर फंक्शनल आइसोमर्स, एल्कोहल थायोल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर्स, सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर्स, एल्काइन एल्किन आर फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, आर फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये क्या दिया है, एल्काइन, किस क्या आ जाएगा, एल्किन फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल सभी चेंज है, इस एनिलीन इज 1 डिग्री अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, इस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। अमाइड्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। देखो कीटोन इन ऑल फॉर्म इज अनस्टेबल फॉर्म है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, C4H8O 2 are added, 1 are ketone. Okay, C4H8O2 4 ester and 2 acid are possible. C7H8O 5 बेंजोड आइसोमर आर पॉसिबल, मैंने डिस्कस किया था पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर दैट मींस क्या है, सिंपल स्ट्रेट चेन कन्वर्ट टू साइक्लिक रिंग। तो जब भी आपके पास 1 पाई बॉन्ड है वो कंज्यूम होकर साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपल क्वेश्चन दिया है, C5H10 हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। क्या क्वेश्चन दिया है, C5H10 हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। ओके, तो कितने बन जाएंगे इसके 1। देखो साइक्लोप्रोपेन बना दिया, अब कार्बन कितने रिमेनिंग, DU कितना इसमें 1 है, तो D1 कंज्यूम हो गया, 1 साइक्लिक रिंग दैट मींस 1 DU। अब मेरे पास कार्बन कितने बचे, इसमें 2 कार्बन बचे, ये क्या होगा 1 2 3 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नेम क्या होगा 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये क्या हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन।
और ये क्या हो जाएगा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो कितने में पॉसिबल है इसके 4 पॉसिबल। बट यहाँ पे 2 कैरल सेंटर है तो ज्योमेट्री में कितने बन जाएंगे इसके, ये जीआई भी शो करेगा और क्या शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो करेगा। और क्या है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल 2 कैरल सेंटर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर n-1 अभी देखा था अपन ने, सिंपल सी बात है। 2 कैरल सेंटर मॉलिक्यूल्स में क्या सिमेट्री है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है 2 की पावर n-1, कैरल सेंटर कितना है 2, 2 - 1 is 2, तो क्या बनेगा D+L फॉर्म बन जाएंगे इसके। ओके तो 2 बनेंगे, ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है। ओके तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसके 4 साइकिल बनेंगे, ड्रॉ किए ही है, इसके 6 आइसोमर्स बनेंगे, ड्रॉ करके देखना है आपको, ड्रॉ करके दिखाया है इसमें सभी, ठीक है सभी को ड्रॉ किए। ओके ये सब लिखवाई दिया हमने स्ट्रक्चर आइसोमर्स। 1 कार्बन में 1 स्ट्रक्चर बनेगा, 4 कार्बन में 2 बनेंगे इसका स्ट्रक्चर आइसोमर्स, मोनोवैलेंट रेडिकल 4 बनेंगे इसके कितने बनेंगे नॉर्मल आइसोनियो, इसके क्या बनेंगे 3, 8 लिखवाई दिया था 5, इसके स्ट्रक्चर आइसोमर्स 9 बनेंगे, 8 कार्बन में 18, 9 कार्बन 35 और 10 कार्बन 75 और इसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। ओके डिस्कस कर ही चुके हैं। व्हाट इज कंडीशन फॉर मेटामर्स, व्हाट इज कंडीशन फॉर मेटामर्स, for metamers presence of what is metamers polyvalent functional group show metamers, polyvalent functional group show metamers। देखो यहाँ पे क्या पॉलीवैलेंट है, इधर R और इधर क्या R डिफरेंट है तो पॉलीवैलेंट 2 वैलेंस से फ्री है। ये 2 डिग्री अमाइंस 3 डिग्री अमाइंस भी क्या पॉलीवैलेंट में आएगा, ये 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड भी क्या आएगा पॉलीवैलेंट में आएगा। इधर क्या एनहाइड्राइड है, इधर क्या ईथर, ये भी क्या होगा पॉलीवैलेंट में आएगा। ओके ये क्या आएगा पॉलीवैलेंट में, इधर डिफरेंट वैलेंसी तो क्या हो जाएगा मेटामर्स, ये भी क्या होगा डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके नेक्स्ट में आ जाओ, टॉटोमेज, डेस्मोट्रॉपिस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसके 3 नेम्स है टॉटोमेज, डेस्मोट्रॉपिस, टॉटोमेज। तो इसके लिए कंडीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू कीटो ग्रुप, अमाइड ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, क्या चाहिए मुझे प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ओके इस सी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन चाहिए जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए और इस अल्फा कार्बन के पास प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा एटम प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए एटलीस्ट 1 अल्फा एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या शो करेगा टॉटोमेज शो करेगा। देखो यहाँ पे कीटो से क्या बनेगा इनॉल, इसके 3 नेम है टॉपोटोमेज, डेस्मोट्रॉपिस, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके ये आपको याद रखना। नाइट्रोसो से ऑक्साइड बन जाएगा, साइनाइड से नाइट्रोसो बना लेंगे। ओके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पैराबेंजोक्विनोन डज नॉट शो टॉटोमेज। देखो मुझे क्या चाहिए सी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या चाहिए मुझे sp3 चाहिए और यहाँ पे sp2 डज नॉट शो टॉटोमेज। दिस ब्रिजेट कार्बन, यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड इसका हाइब्रिडेशन क्या sp3 अल्फा एटम भी प्रेजेंट है बट यहाँ पे पाई बॉन्ड जो बनेगा अनस्टेबल होता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो अनस्टेबल होता है, तो ब्रिजेट कार्बन पे पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है, डज नॉट शो टॉटोमेज। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे आते हैं, इट डज नॉट शो टॉटोमेज। ओके अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देखेंगे इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में R और R डिज डिफरेंट वैलेंसी दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके यहाँ पे क्या मिथाइल इधर इथाइल दिया, इधर मिथाइल प्लस इथाइल, R और R इज नॉट इक्वल टू इक्वल, तो क्या शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो क्या आ जाएगा सिस, इट इज ट्रांसफॉर्म, इट इज क्या हो जाएगा सिस ट्रांस बना सकते हैं। देखो अगर सेम ग्रुप सेम साइड में, देखो इथाइल इथाइल सेम साइड में तो क्या होगा सिस फॉर्म, अगर ये डिफरेंट साइड में कर दी इथाइल इथाइल डायगोनली सेम तो क्या होगा ट्रांसफॉर्म। ओके याद रखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन एल्कीन में पॉसिबल है, साइक्लो एल्केन में पॉसिबल है, डिफरेंट वैलेंसी होना चाहिए बट इस बॉन्ड के अलावा दोनों वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या दिया हमने मिथाइल दिया, ये क्या दिया है CH3, यहाँ पे क्या दिया हाइड्रोजन दिया, यहाँ पे क्या दिया मिथाइल, यहाँ पे क्या दिया हाइड्रोजन। इस बॉन्ड के अलावा क्या शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इस बॉन्ड के अलावा शो नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पे दोनों आइटम क्या है सिमिलर नेचर के, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। ओके अब देखो मोर देन 8 कार्बन साइक्लोएल्केन के लिए डिफरेंट वैलेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मोर देन 8 कार्बन साइक्लोएल्केन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके और इसका सिस फॉर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। याद रखना साइक्लोऑक्टेन में सिस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव, ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। जस्ट मेमोरी बेस्ड पॉइंट है। एजो कंपाउंड में भी क्या शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एजो कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑक्साइड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लॉन पेयर इज अ डिफरेंट वैलेंसी, लॉन पेयर को इधर डिफरेंट वैलेंसी, हाइड्राजोन में क्या शो रहा है डिफरेंट वैलेंसी, एजो कंपाउंड, ऑक्साइड्स और नाइट्रोसो ऑल के मेरे पास ये सभी के सभी क्या शो करेंगे डिफरेंट वैलेंसी शो करेंगे, क्या शो करेंगे डिफरेंट वैलेंसी। ओके तो एजो कंपाउंड, ऑक्साइड्स और हाइड्राजोन ऑल आर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके देखो क्या डिफरेंस सिस ट्रांस इजेड और सिनेंटी में क्या डिफरेंस है। अगर 2 सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है और 2 डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम साइड सेम ग्रुप है तो सिस ट्रांस यूज करते हैं।
अगर सेम ग्रुप नहीं है, 3 ग्रुप डिफरेंट हो गए, 4 तो EZ यूज करेंगे। लॉन पेयर या हाइड्रोजन OH ग्रुप है, H और OH ग्रुप सेम साइड तो C90 यूज करेंगे। डिफरेंस समझ में आ गया। H और OH सेम साइड में तो क्या यूज करेंगे C90, H और OH क्या है यहाँ पे पास सेम साइड तो क्या यूज करेंगे C यूज करेंगे। ओके, H और OH क्या है मेरे पास अपोजिट साइड है तो क्या यूज करेंगे एंटी यूज करेंगे, इसलिए क्या यूज करेंगे एंटी यूज करेंगे। अगर H और OH सेम साइड है तो C यूज करेंगे, अपोजिट साइड है तो क्या यूज करेंगे, इसके लिए एंटी यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से अपन सिस और एंटी यूज करेंगे। अगर सेम ग्रुप है सिस ट्रांस यूज करेंगे, 4 ग्रुप डिफरेंट है तो EZ यूज करेंगे। E का मतलब क्या है मेरे पास Z जूसामन, इट इज रोमन वर्ड है, टुगेदर मतलब सेम साइड में है तो सिस की बात करेंगे। एंटाजेजन अपोजिट साइड है तो एंटाजेजन की बात करेंगे। ओके, तो H और OH सेम साइड C90 है, ये क्या होगा एंटी होगा, सेम साइड है तो उसकी ऑर्डर लिख दिया। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है C2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो इसके कितने बन जाएंगे आपके पास Z E और E, तो क्या बनेंगे EZ तो क्या बनेगा 6। ये तो क्या Z फॉर्म है ओरिजिनल, इसका Z का E फॉर्म बन जाएगा, E का GI शो करेगा, 4 वाला डिफरेंस है, E का Z तो कितने बनेगा 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट याद रखना आपको डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो याद रखना एग्जाम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, उसका पोलरिटी ज्यादा रहेगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। सिंपल लॉजिक मैंने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर, बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर, पोलरिटी विल बी ग्रेटर, सॉल्युबिलिटी विल बी ग्रेटर। ओके, ट्रांसफॉर्म का क्या होता है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल से, तो क्या रहेगा ये मेल्टिंग पॉइंट इज हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा इसका हाई। अब इसको देखो ये सिमेट्रिक है, ये क्या होगा डायपोल मोमेंट इज 0, इट इज रिलीजिंग ग्रुप है, इट इज रिलीजिंग ग्रुप है, रिलीजिंग कैंसिल आउट टू ईच अदर, इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, ये कैंसिल आउट कर सकता है क्या नहीं कर सकता प्रॉपरली, इसको कैंसिल आउट कर सकता है, दोनों सेम साइड में, ये कुछ एंगल पे यहाँ पे अटैच है। ओके, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अगर मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्रिक की बात करो तो पेरा मेटा आर्थो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ओके, ये मॉलिक्यूल्स क्या है मोर सिमेट्रिक है, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है डायपोल मोमेंट क्या है इसका कैंसिल आउट हो गया, इसका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा 3 2 1। ओके, डायपोल मोमेंट 3 में ज्यादा रहेगा, फिर 2 में, फिर क्या होगा 1 में। सिंपल सी बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी रिलीजिंग ग्रुप है, बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, डायपोल मोमेंट क्या होगा 0, यहाँ पे एग्जिट कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा और कैंसिल आउट लेस कर पाएगा, डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा फिर इसका कम, फिर क्या होगा और भी कम आएगा इसका डायपोल मोमेंट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए दिया, देखो इसको ध्यान से, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री। ओके, सिमेट्री पे डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे तो देख लो, यहाँ पे कीटोन इस फॉर्मूले से पहले कीटोन ड्रॉ कर लो, यहाँ से ऑक्साइड निकल जाएगा तो डिफरेंट आइसोमर्स बन जाएंगे, C90 बना सकते ड्रॉ कर सकते हैं। अब आ जाओ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, किसकी बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या है, स्पेस रोटेशन ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय L इंटू सी, L इज डेसीमीटर में लेंगे लेंथ, C का यूज करेंगे कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में, थीटा मेरे पास क्या ऑब्जर्व रोटेशन, अल्फा क्या स्पेस रोटेशन। तो याद रखना स्पेस रोटेशन फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड और फिक्स वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो अल्फा क्या होगा नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, लेंथ ऑफ ट्यूब पे डिपेंड नहीं करता है, बट ऑब्जर्व रोटेशन डिपेंड ऑन ऑब्जर्व रोटेशन लेंथ और कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो सिमेट्री के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो क्या सिमेट्री की बात करेंगे। अब इसको देखो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दिखने में क्या लग रहा है सिमेट्रिक है बट है सिमेट्रिक। देखो चलो आप फुटबॉल मान लो, एक ब्रोमीन की फुटबॉल, यहाँ पे Br का आइटम है, ब्लू कलर ग्रीन रेड और ऑरेंज कलर के 4 फुटबॉल रखे। अब क्या है सेम प्लेन में, sp2 आयोडीन सेम प्लेन में, ऐसे क्रॉस कर दिया तो क्या होगा ब्रोमीन का ब्लू फुटबॉल क्या रहेगा हाफ अपर साइड, हाफ क्या रहेगा बिलो साइड, आयोडीन का क्या रहेगा जो भी कलर है सपोज येलो कलर मान लिया तो क्या हो जाएगा हाफ येलो बॉल ऊपर रहेगा हाफ बिलो रहेगा, ऐसे क्रॉस करने पर क्या होगा सिमेट्रिक बन जाएगा क्योंकि सेम प्लेन में, इसलिए क्या होगा सिमेट्रिक, ये क्या रहेगा स्फेरिकल से एटम है, तो ऐसे क्रॉस करने से क्या मिल जाएगा आपको सिमेट्री मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री किसमें होता है इवन नंबर रिंग, अगर इवन नंबर रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा ऑड नंबर में नहीं होगा, ये टच इसको करना चाहिए अपर साइड में डाउन साइड में, तो ऐसे टच कर जाएगा इसको टच कर जाएगा तो क्या होगा इवन नंबर में, ये अप साइड है तो ये क्या होगा ये डाउन साइड है तो अप साइड होना चाहिए, डाउन साइड अप साइड, अब सेम एटम होनी चाहिए तो कैंसिल आउट टू ईच अदर तो क्या होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। इफ एनी मॉलिक्यूल्स प्लेन ऑफ सिमेट्री either center of symmetry is present
देन मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करेंगे। ओके, ऑप्टिकल प्योरिटी एनहांसमेंट एक्सिस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डी माइनस एल डी प्लस एल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, डी और एल क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनाइसोमर्स, तो डी फॉर्म डी माइनस एल डी प्लस एल मल्टीप्लाई बाय 100 आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्टिकल प्योरिटी एनाइसोमर एक्सिस कैलकुलेट बाय ऑब्जर्व स्पेस रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन स्पेस रोटेशन मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे एग्जांपल मैंने दिया थे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए थीटा का वैल्यू गिवन है, ऑब्जर्व रोटेशन कितना दिया 50 डिग्री और इसका रोटेशन कितना 100, तो कितना हो जाएगा, ऑप्टिकल प्योरिटी 50% हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसके 50% मॉलिक्यूल्स क्या है प्योर फॉर्म में और 50% मॉलिक्यूल्स क्या इम्प्योर फॉर्म में, मतलब ऑप्टिकल नेगेटिव फॉर्म में। तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितना है इसका 50% है, इसका इक्विमोलर मिक्सचर क्या हो जाएगा, रेसिंग मिक्सचर क्या बनेगा 50% और रेसिंग मिक्सचर का हाफ पोर्शन क्या रहेगा डी फॉर्म, हाफ पोर्शन क्या रहेगा इसका एल फॉर्म रहेगा। ओके, अब देखो आर एस कॉन्फिगरेशन एग्जाम में पूछा था, आर का मतलब क्या है मेरे पास वेक्टर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एस का मतलब क्या है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रजिस्टर है। ओके, तो सिंपल सा रूल है प्रीगोड के अकॉर्डिंग, इसका फर्स्ट वैलेंसी को देखो, फर्स्ट वैलेंसी अटैच वैलेंसी में क्या ऑक्सीजन है, कार्बन है नाइट्रोजन, तो फर्स्ट जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको नंबरिंग 1 दे दो। ओके, 1 नंबर इधर आएगा, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा 3, इधर क्या हो जाएगा 4। अब रोटेशन कैसे किया, इसमें 1 से 4 डायरेक्शन रोटेशन किया, रोटेशन कैसे किया आपने 1 to 4 डायरेक्शन में। ओके, रूल केस में रोटेशन जब भी आएगा 1 4 3 2, तो इधर कहां से जाओगे आप 1 से 4 डायरेक्शन में जाओगे, इधर 1 से 4 डायरेक्शन में जाओगे, अगर यहाँ पे 3 4 2 यहाँ पे तो 1 से 4 डायरेक्शन में जाओगे, किस डायरेक्शन में जाओगे 1 to 4 डायरेक्शन में जाओगे, 1 से 3 डायरेक्शन में रोटेशन नहीं करना है। ओके, यहाँ से देखो मैंने अभी कहा कि अगर मुझे आर एस कॉन्फिगरेशन कैलकुलेट करना है, ये 1 पोजिशन है, यहाँ पे 2 3 4 है, तो मुझे 1 से 3 नहीं जाना है, 1 से 4 डायरेक्शन में जाना है, रूल है। ओके, अगर 1 2 क्लोज है तो 1 2 से 1 से 2 डायरेक्शन में जाना है, देखो इसमें क्या होगा 1 4, तो 1 से 4 डायरेक्शन में जाएंगे, एस कॉन्फिगरेशन है। अब रूल नंबर 3 क्या है, पहले नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, रोटेशन कैसे करना है 1 से 4, अगर 1 2 क्लोज है तो 1 2 क्लोजर है। ओके, तो मैंने रोटेशन किया 1 से 4, अब फोर्थ नंबर को चेक करना, फोर्थ नंबर क्या वर्टिकल पे, तो आंसर सेम का सेम रहेगा, और हॉरिजॉन्टल पे तो चेंज कर देना, फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप प्रेजेंटेड वर्टिकल लाइन, द आंसर विल बी सेम, एस का एस रहेगा, फोर्थ नंबर अगर हॉरिजॉन्टल पे हो तो रिवर्स कर देंगे, आर का एस कर देंगे। ओके, तो क्या कर देंगे आर का एस कर देंगे इसमें रोटेशन के अकॉर्डिंग। तो याद रखना आपको रोटेशन के अकॉर्डिंग आर का क्या बन जाएगा, एस फॉर्म बन जाएगा। चलो आर एस में आते हैं, वेजडेस फॉर्म में देखो, वेजडेस में भी क्या है सेम रूल है, नंबरिंग आपको उसके अकॉर्डिंग ही अटैच करना है, 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग देना है नंबरिंग, क्या देना है आपको नंबरिंग 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग ही नंबरिंग देना है। ओके, यहाँ पे नंबरिंग क्या दिया 1 2 3, इधर क्या दिया 4। अब नंबरिंग कैसे स्टार्ट किया आपने 1 से 2 डायरेक्शन रोटेट किया 1 2 डायरेक्शन में, तो इधर क्या आ जाएगा 1 से 2 डायरेक्शन क्या हो जाएगा ये एस कॉन्फिगरेशन है। अब फोर्थ नंबर क्या है मेरे पास 1 से 2 डायरेक्शन रोटेट किया तो क्या होगा एस कॉन्फिगरेशन, ये मेरे पास क्या है एस कॉन्फिगरेशन। अब फोर्थ नंबर मुझे क्या चाहिए डेज लाइन पे चाहिए, तो कितना स्विच करना होगा मुझे 1 स्विच, तो रिवर्स हो जाएगा। देखो वेजडेस में क्या करना है, नंबरिंग सेम रूल है, रोटेशन सेम रूल है, वहाँ पे फोर्थ नंबर अगर वर्टिकल पे तो सेम, हॉरिजॉन्टल पे रिवर्स होता था, सेम फिशर पोजीशन फॉर्मूला। वेजडेस में क्या होगा आपको फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप शुड बी इन डेज लाइन। ओके, तो मुझे स्विच करना होगा, अभी देखो रोटेशन क्या रहा है इसका एस आ रहा है, मुझे 1 स्विचिंग करना होगा, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए 1 स्विचिंग, तो अभी एस का क्या बन जाएगा आर। अगर मुझे यहाँ पे होता है 2 स्विचिंग तो अगेन क्या बन जाता एस में चेंज होगा, 2 स्विचिंग में क्या होगा सेम, 1 स्विचिंग में क्या होगा रिवर्स, तो 2 ही स्विचिंग हो सकती है। अगर क्लोजर इधर है तो इधर से इधर जाने की बजाय क्या जाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, तो 1 स्विचिंग में क्या होगा रिवर्स और 2 स्विचिंग में क्या होगा सेम का सेम रहेगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट देखो वेजडेस फॉर्मूला तो फिशर पोजीशन फॉर्मूला, यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान से देखना, कन्वर्जन ऑफ वेजडेस फॉर्मूला टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वेजडेस टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो सिंपल रूल है मेरे पास कि जो डेज लाइन है ये क्या रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, जो सॉलिड लाइन है वो क्या होगा राइट हैंड साइड। ओके, जो वेज लाइन है वो क्या रहेगा राइट हैंड साइड और डेज लाइन क्या रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। देखो सीएल कहाँ पे है, यहाँ पे इस साइड में, फिनल कहाँ चला गया इस साइड में, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा इस साइड में, फिनल इस साइड में एच एच रहेगा, और दोनों कॉन्फिगरेशन सेम आएंगे, जैसे आर आर है तो इसका भी कॉन्फिगरेशन आर आर आना चाहिए। ओके, और डेज लाइन को क्या करना है मुझे इस साइड में करना है लेफ्ट हैंड साइड, सॉलिड लाइन वेज लाइन को क्या राइट हैंड साइड करना है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो
ये कॉन्फिगरेशन, इसका कॉन्फिगरेशन क्या आ रहा है, एस आ रहा है, इसका भी एस आना चाहिए। देखो मैंने कहा डैश लाइन कहाँ चाहिए मुझे, हॉरिजॉन्टल पे लेफ्ट हैंड साइड, सॉलिड लाइन क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल पे राइट हैंड साइड, तो बी आर को अटैच कर दिया। बाकी ये जो ग्रुप है इसको वर्टिकली ऐसे कैसे कर दिया, तो क्या हो जाएगा CS3 इधर क्या होगा C2H5। ओके सिंपल है। डैश लाइन कहाँ चाहिए मुझे, लेफ्ट हैंड साइड, सॉलिड लाइन कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड, बाकी ग्रुप क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। इसका कॉन्फिगरेशन क्या रहा है, ऐसा है, तो इसका भी कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, एस का ऐसे रहेगा। फोर्थ नंबर शुड बी एट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड रिवर्स। ओके मैंने बता ही दिया था फोर्थ नंबर का हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो अभी क्या आ रहा है आर का क्या बन जाएगा, दोनों कॉन्फिगरेशन सेम चाहिए, तो ऐसे इसका दोनों कॉन्फिगरेशन ऐसे है तो ऐसे ही होना चाहिए, ये भी चेक करना है दोनों का कॉन्फिगरेशन भी सेम होना चाहिए। ओके अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझना, अदरवाइज मिस्टेक करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस है। ओके देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, दिस न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला टू सॉल्व प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन टू सॉल्व प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके तो यहाँ पे देखो क्या दिया, स्टैगर्ड फॉर्म, इट इज स्टैगर्ड फॉर्म गिवन है। यहाँ पे क्या दिया, CS3 इधर क्या दिया, Br इधर क्या दिया, हाइड्रोजन, CS3 गिवन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन टू सॉल्व प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके तो यहाँ पे क्या दिया, CS3 BrOH हाइड्रोजन, स्टैगर्ड फॉर्म, ये मेरे पास क्या दिया, स्टैगर्ड फॉर्म। ओके डिफरेंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे तो क्या स्टैगर्ड फॉर्म, तो स्टैगर्ड फॉर्म से क्या करना है मुझे, न्यूमैन फॉर्मूले में स्टैगर्ड फॉर्म है उसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके जब भी आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले से फिशर में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ये रूल है। तो पहले आप उसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करो, 180 रोटेट करो तो ये कहाँ चला जाएगा, ये Br के पीछे आ जाएगा, ये ग्रुप इसके पीछे आ जाएगा, ये ग्रुप इसके पीछे आ जाएगा, ये ग्रुप इसके पीछे आ जाएगा। तो बैक साइड को मैंने 180 से रोटेट किया, तो बैक साइड कौन सा है, ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके पीछे, ये कहा जाएगा इसके पीछे, ये कहा जाएगा इसके पीछे, तो ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम फॉर्म। अब इक्विलिब्रियम फॉर्म में आने के बाद आप रेडी हो, आप फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो आप इसको फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो अपने पास गिवन है CS3, यहाँ पे क्या दिया, हाइड्रोजन इधर क्या दिया, Br, जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन को एज इट इज पेस्ट कर दो, यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ऐसे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, CS3 अप साइड है, हाइड्रोजन साइड में, तो हाइड्रोजन Br साइड में, तो Br रख दिया। ओके अब क्या करना है आपको, जो आपके पास बैक साइड है उसको देखो, यहाँ पे क्या दिया, CS3, ये क्या दिया, CS3, तो CS3 वर्टिकल पे रहेंगे, इसके 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, तो ये क्या होगा, वर्टिकल सेम रहेंगे। अब OH जिस साइड में, उस साइड में OH को करो, हाइड्रोजन साइड में, उस साइड में, क्या बन जाएगा फिशर, कुछ नहीं करना है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पेस्ट कर दो, क्या हो जाएगा, फिशर फॉर्म। ओके अब अगर आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, आगे इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम फॉर्म। अब इक्विलिब्रियम फॉर्म में जो है अपना सॉल्व्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या करना है, अगर दोनों y अप डायरेक्शन में, दोनों डाउन साइड में, तो इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। देखो ये क्या हो जाएगा, y दोनों क्या है, y अप साइड में, तो क्या इक्विलिब्रियम फॉर्म, दोनों डाउन है तो इक्विलिब्रियम फॉर्म, एक अप है और डाउन, तो क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म। ओके तो अब देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो फ्रंट कार्बन है उसको ऐसे पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके जो CS3 है ये वर्टिकल पे अटैच कर दिया, ये वर्टिकल लिख दिया, अप और डाउन दोनों बना सकते हैं आप, चाहे तो डाउन बना सकते हैं। तो देखो ये CS3 को अटैच कर दिया, हाइड्रोजन कहाँ मेरे पास, इस साइड में, राइट हैंड साइड, तो हाइड्रोजन लिख दिया, Br तो Br लिख दिया। अब CS3 यहाँ पे, तो CS3 ये पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम फॉर्म में। अब हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साइड में हाइड्रोजन, OH के साइड में OH है, तो Br के साइड में Br को लिख दिया, इक्विलिब्रियम फॉर्म। ओके अगर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इक्विलिब्रियम फॉर्म को एज इट इज ड्रॉ कर दो, क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम फॉर्म, मुझे इसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है मुझे, इसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाना है। तो क्या करना है, इसको रोटेट कर दो, इसको फिक्स कर दो, एक को रोटेट कर दो। ओके ठीक है, ये मेरे पास क्या अप साइड में, क्या डाउन साइड में चला गया, क्या होगा अप वाई, ये क्या होगा डाउन वाई। ओके तो अब यहाँ पे देखो ये CS3 ग्रुप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको रोटेट किया है, इसको रोटेट किया ऐसे, ये CS3 कहाँ आ जाएगा, इधर, ये OH इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक तो क्या होगा अप वाई है, और ये क्या हो जाएगा डाउन वाई, एक अप है एक डाउन है, तो क्या होगा स्टैगर्ड फॉर्म। रोटेट कैसे करना है, इसको मैंने रोटेट किया तो CS3 यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन इधर चला गया। ओके रोटेट किया तो क्या बन जाएगा, CS3 कुछ यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन OH इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर चला गया, 180 डिग्री से रोटेट करने से, ये क्या हो जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म में आ गया। देखो यहाँ पे CS3 मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो स्टैगर्ड फॉर्म दिख रहा है सभी को, तो अपोजिट वाई तो क्या होगा स्टैगर्ड फॉर्म।
अब देखो यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की जब बात करेंगे तो फॉर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स तो डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन स्टेगर्ड फॉर्म इक्लिप्स फॉर्म कितना है 12.5 किलो जूल है। इक्लिप्स फॉर्म से स्टेगर्ड फॉर्म में एनर्जी ब्यूटेन की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम में पूछा था इनका इक्लिप्स फॉर्म एज कम स्टेगर्ड फॉर्म, यानी डिफरेंस कितना है इथेन में 12.5, ब्यूटेन में कितना 19.5 है। इक्लिप्स स्टेगर्ड फॉर्म में ब्यूटेन में एनर्जी डिफरेंस कितना 3.5, इक्लिप्स फॉर्म से गाउच फॉर्म का डिफरेंस कितना है 3.5। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, स्टेगर्ड फॉर्म, गाउच फॉर्म, फिर इक्लिप्स फॉर्म। ओके, ये ऑलवेज नहीं होता है। स्टेगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल क्योंकि क्या रहेगा टॉर्सनल स्ट्रेन और वॉन्डर स्ट्रेन इज लेस होता है, इसमें क्या टॉर्सनल स्ट्रेन वॉन्डर स्ट्रेन लेस है। फिर गाउच फॉर्म पे क्या रहेगा इक्लिप्स फॉर्म की बात करेंगे। अब आते हैं इसमें, बट ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो क्या रहेगा गाउच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या इक्लिप्स फॉर्म आएगा। तो याद रखना है इन एनी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा रहेगा, गाउच फॉर्म का, फिर क्या रहेगा स्टेगर्ड फॉर्म का, और फिर क्या रहेगा इक्लिप्स फॉर्म की बात करेंगे। फिर किसकी बात करेंगे, इक्लिप्स फॉर्म की बात करेंगे। तो आपको याद रखना है अब आते हैं नेक्स्ट पे आ जाओ। If same group present then diplomat of standard form will be 0। ओके, अरे दोनों ग्रुप क्या है सेम, तो डायप्लोमेंट क्या होगा, इट इज विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये विड्रॉ करेगा, विड्रॉ के तो डायप्लोमेंट विल बी 0, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए 0 हो जाएगा। ओके, इफ सेम ग्रुप इज प्रेजेंट डायप्लोमेंट विल बी 0। ओके, अगर सेम ग्रुप नहीं है तो डायप्लोमेंट नॉट 0 फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रिजल्टेंट डायप्लोमेंट मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस सॉल्वेंट क्या होता है 1 के इक्वल, वैसे क्या होगा डायप्लोमेट मोल फ्रैक्शन स्टेगर्ड फॉर्म इक्लिप्स फॉर्म, तो स्टेगर्ड फॉर्म सेम ग्रुप है तो क्या हो जाएगा ये 0 हो गया, तो इसके इक्वल आ जाएगा। नीट और जेईई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अब ये कंक्लूजन है आपके पास, देखो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, जनरल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रिएक्शन 2 टाइप्स की हो सकती है, तो क्या हो सकता है एडिशन रिएक्शन, ये क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। ओके, अब एडिशन में भी क्या हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, या क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या क्या हो सकता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है। ओके, देखो 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। अगर मेरे पास मैकेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था एल्किन का मैकेज क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्काइन भी क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो याद रखना एल्किन इज मोर एक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पे आ जाओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें रहेगा, कार्बन कंपाउंड्स में होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन कार्बोनिल कंपाउंड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड में आ जाओ, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किसमें रहेगा, एल्किन में, किसमें रहेगा एल्किन में। याद रखना मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्किन इज मोर एक्टिव देन एल्काइन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑल कार्बोनिल कंपाउंड में पॉसिबल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पॉसिबल है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किसमें पॉसिबल है, एल्किन में पॉसिबल है, किसमें पॉसिबल है एल्किन में। वैसे आप देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें रहेगा, अल्काइल हैलाइड में रहेगा, ईथर में रहेगा, इपॉक्सी में रहेगा, अल्काइल हैलाइड में रहेगा। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसमें रहेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन में रहेगा, एन-ब्रोमोसक्सेनामाइड, एन-क्लोरोसक्सेनामाइड, किसमें रहेगा एन-ब्रोमोसक्सेनामाइड, एन-ब्रोमोसक्सेनामाइड, एन-क्लोरोसक्सेनामाइड, ये क्या रहेगा एन-ब्रोमोसक्सेनामाइड, एन-क्लोरोसक्सेनामाइड एल्केन, किसमें रहेगा ये रहेगा C5H12 एल्केन में हो सकता है, NBS में हो सकता है, NCS में हो सकता है। ये क्या रहेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रोसीड करेगा। ओके, तो आपको याद रखना है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए मैकेज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज, तो कार्बोनिल कंपाउंड का मैकेज क्या है मेरे पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, एल्किन क्या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जहाँ पे भी एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, उसका मैकेज क्या रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, जितने भी अल्काइल हैलाइड है, ईथर है, इपॉक्सी ग्रुप है, एसिड डेरिवेटिव, उसका मैकेज क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किन NBS NCS और क्या रहेगा X2 + 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपने कोई भी हेलोजन ले लिया
और टेम्परेचर लिया 500 डिग्री सेल्सियस, तो मैकेस क्या रहेगा इसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या रहेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेस शो करेगा। ओके, अब एक सिंपल मैं न्यूमेरिकल अप्रोच दे रहा हूँ आइसोमर्स के लिए, ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और मोनोक्लोरिनेशन करने पर कितने डिफरेंट आइसोमर बनेंगे, 4 डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। इसमें कैरल सेंटर है, इसमें कैरल सेंटर है, तो यहाँ पे 2 कैरल सेंटर है, 2 कंपाउंड में कैरल सेंटर है, टोटल आइसोमर्स कितना हो गया, 6 आइसोमर्स आर पॉसिबल। आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी पॉसिबल। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि डी और एल फॉर्म की क्या होता है, आर प्लस एस रेसिंग मिक्सचर, ये क्या है, रेसिंग मिक्सचर, आर प्लस एस क्या है, रेसिंग मिक्सचर है। तो रेसिंग मिक्सचर का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट इंडेक्स, ये सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो इसको डिस्टिंग्विश कर पाएगा क्या, तो आर एस को एक ही रीड करेगा, या आर एस को एक ही रीड करेगा, तो कितना हो जाएगा, आर एस का 1 बन जाएगा। तो आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितना बन जाएगा, जहाँ पे आर एस 2 है वहाँ पे एक ही बनेगा, तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएंगे। ओके, तो ये मैंने लिखा है। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, सिस और ट्रांस के डिफरेंट है। तो जितनी सिस और ट्रांस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद भी सिस ट्रांस उतनी की उतनी मिलेगी। ओके, तो याद रखना ज्योमेट्रिकल में तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट अनाइसोमर्स और डी और एल में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, इसलिए उसको डिफरेंस नहीं बता सकते। ओके, याद रखना ज्योमेट्रिकल अगर 2 है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद भी 2 ही मिलेंगे, बट अगर ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर इसके 2 फॉर्म है तो इसका एक ही मिलेगा, इसका 2 फॉर्म है तो एक ही मिलेगा। ओके, आर एस का एक ही मिलेगा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। एग्जाम में पूछा था मिजो कंपाउंड, यहाँ पे क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे क्रॉस के तो OH OH के ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एसिड एसिड के ऊपर आएगा, तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, क्या इसमें प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। ओके, याद रखना ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाई मिजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, व्हाई मिजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ओके, मिजो कंपाउंड कैरल सेंटर होना चाहिए, बिना कैरल सेंटर के मिजो कंपाउंड नहीं बनता, आप अभी देख रहे हो, एग्जाम में फिर भी मिस्टेक करोगे, विदाउट कैरल सेंटर मिजो कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। ओके, और मिजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ओके, याद रखना। नेक्स्ट, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी और एल फॉर्म इज रेसिंग मिक्सचर। व्हाट इज रेसिंग मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एल फॉर्म इज रेसिंग मिक्सचर। अब जैसे आपको ये ऑर्डर याद रखना है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद रखना है, मैंने लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या रहेगा, O पॉजिटिव, N पॉजिटिव और ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ओके, रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, कार्बोटाइल स्टेबिलिटी, ये लिखा है मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बन आयंस को स्टेबलाइज कर देगा। ओके, कार्बोटाइल डिस्टेबलाइज करेगा, ऐसे सिस्टम को बढ़ा देगा, पोलैरिटी को बढ़ा देगा। ओके, वैसे प्लस आई का ऑर्डर आपको याद रखना है। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट ले लो, प्लस आई का ऑर्डर याद रख लो। प्लस आई का ऑर्डर देखो क्या है, CH2 निगेटिव, NH निगेटिव, O निगेटिव, C डबल बॉन्ड O निगेटिव, सल्फोनिक एसिड, देखो निगेटिव चार्ज जहाँ पे भी आएगा प्लस आई इफेक्ट। ओके, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, और लेस एन पे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो याद रखना है प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो कार्बोटाइल्स को स्टेबलाइज करेगा और कार्बन आयंस को डिस्टेबलाइज करेगा। ओके, पोलैरिटी को बढ़ा देगा। वैसे देखो प्लस इफेक्ट का ऑर्डर देख लो, प्लस एम इजोमिक इफेक्ट का ऑर्डर क्या देख लो, प्लस इफेक्ट का ऑर्डर देखो, मिजो इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, सी पे निगेटिव चार्ज है, OH इसको याद रखना है। यहाँ पे OH और OCH3 में क्या है, प्लस एम किसका ज़्यादा, OH का, OCH3 का लेस रहेगा ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्सन। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, एप्लीकेशन देखो क्या है प्लस एम के, प्लस एम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जितना रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा रहेगा कार्बोटाइल्स को स्टेबलाइज करेगा, कार्बोनाइल्स को डिस्टेबलाइज करेगा, प्लस एम ज़्यादा है तो कार्बोटाइल्स को स्टेबलाइज करेगा, कार्बोनाइल्स को डिस्टेबलाइज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। वैसे याद रखना है मिजोमेरिक इफेक्ट मेटाबोलिशन की इफेक्ट क्या रहेगा, जीरो, इट मेटाबोलिशन मिजोमेरिक इफेक्ट इज जीरो, इट नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इट नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं होता है। ओके, वैसे याद रखना आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ओके, याद रखना इफेक्ट ऑफ माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देख लो क्या है, माइनस आई इफेक्ट में देखो नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड, SO3H, एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल हैलाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेमोराइज करने के लिए। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट के एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कार्बन आयंस को स्टेबलाइज करेगा, कार्बोटाइल्स को डिस्टेबलाइज करेगा। ओके,
नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट किसका लगेगा? मोर पावरफुल इफेक्ट इज मेसो इफेक्ट, उसके बाद किसका लगेगा? हाइपर कॉन्जुगेट इफेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बात करेंगे। ओके, देखो हाइपर कॉन्जुगेट इफेक्ट के 3 नेम है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर-नाथन इफेक्ट। ओके, तो याद रखना इन हाइपर कॉन्जुगेट इफेक्ट किस में पॉसिबल है? कार्बोटाइंस में पॉसिबल है, फ्री रेडिकल में एल्कीन में पॉसिबल है, कार्बन आयंस में पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायंस, एल्कीन, जो भी कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए मुझे? sp3। क्या चाहिए मुझे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और प्रेजेंस क्या चाहिए मुझे? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। क्या चाहिए मुझे? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, याद रखना अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा रहेंगे एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। क्या यूज करेंगे? टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 यूज करेंगे। ओके, तो याद रखना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अल्फा हाइड्रोजन जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे तो उससे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे, नंबर अल्फा हाइड्रोजन मोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आर्थ ऑफ प्रोपोर्शन बेंजीन। ओके, याद रखना है इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाइड्रोजन क्या रहेगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप। जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा उतना स्टेबल ज्यादा रहेगा, उतना रिएक्टिव टुवर्ड ESR रिएक्शन भी ज्यादा रहेगा। मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ESR के टुवर्ड क्या रहेगा? मोर एक्टिव रहेगा। ओके, इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज जीरो एट मेटा पोजीशन। कहाँ पे ऑपरेट करेगा? आर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मेटा पे इंक्रीज नहीं करेगा, आर्थो और पेरा पे इंक्रीज करेगा। मेटा पे इफेक्ट क्या रहेगा? इसका जीरो रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ बेंजीन के, मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, 1 अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 to 1। देखो इसमें क्या होगा? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी? मोर अल्फा हाइड्रोजन 1 2 3 4 मोर स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर भी यही रहेगा, रिएक्टिव टू ESR का ऑर्डर यही रहेगा, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर भी यही रहेगा। ओके, जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा उसका डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा रहेगा। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर स्टेबिलिटी। आपको जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए चेक क्या करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए कंसेप्ट फॉर स्टेबिलिटी, जब भी किसी कंपाउंड का स्टेबिलिटी चेक करना है आपको स्टेबिलिटी के लिए, तो क्या देखेंगे? पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट। क्या चेक करना है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद ऑक्टेट कंप्लीट। ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है? कंसेप्ट फॉर स्टेबिलिटी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट इज मोस्ट स्टेबल। उसके बाद देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है तो मुझे क्या चाहिए? इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर चाहिए मुझे, मोर एन पे नेगेटिव, लेस एन पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या रहेगा? मोस्ट स्टेबल। ऑक्टेट कंप्लीट है तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? मोर एन पे नेगेटिव चार्ज, लेस एन पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो क्या रहेगा? मोस्ट स्टेबल इज नोन एज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। देखो ऑक्टेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, चार्ज मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट है, मोर एन पे क्या चाहिए मुझे? नेगेटिव, लेस एन पे पॉजिटिव चार्ज चेक करेंगे, मोस्ट स्टेबल रहेगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है बट ये क्या है? डजंट मैटर की पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस पे है। एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट और कंप्लीट ऑक्टेट को कंपेयर करना है, विच इज मोर स्टेबल। तो ऑक्टेट कंप्लीट इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, आइदर व्हाटएवर चार्ज इज प्रेजेंट। चार्ज डजंट मैटर, चार्ज मैटर नहीं करेगा फिर। ओके, उसके बाद आपको देखना है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो मोर एन पे नेगेटिव, लेस एन पे पॉजिटिव चार्ज, मोर स्टेबल है। अब चार्ज की बात करेंगे तो क्या रहेगा? अपोजिट चार्ज इज मोर स्टेबल। अगर सिमिलर चार्ज पास में तो अनस्टेबल रहेगा, अपोजिट चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे तो क्या रहेगा? ये स्टेबल रहेगा, ये क्या? अनस्टेबल। सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन पॉजिटिव। आप सभी के मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ। देखो ये लीनियर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखो रेजोनेंस यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये इधर से आ रहा है इधर से, तो रेजोनेंस क्या होगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन। दिस क्या हो जाएगा? लीनियर कॉन्जुगेशन। तो लीनियर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट पे आ जाओ, कॉन्जुगेट, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड देन क्यूमुलेटेड। तो कॉन्जुगेट मोर स्टेबल रहेगा, फिर आइसोलेटेड, फिर क्या आएगा? क्यूमुलेटेड की बात करेंगे। नेक्स्ट पे एग्जांपल देख लो। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड को कंपेयर कर रहा हूं तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन सेकंड कंपाउंड। देखो ये न्यूट्रल है, ये ऑक्टेट ये क्या? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो क्या होगा? न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंप्लीट, मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? देखो ये हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, वह हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। बाकी सभी जगह ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी जगह ऑक्टेट क्या है मेरे पास? कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ
पॉजिटिव चार्ज है OH है तो इसका है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसमें क्या होगा ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीट इज मोस्ट स्टेबल इन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो क्या होगा सेकंड इज मोस्ट स्टेबल देन फर्स्ट। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड की बात करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो क्या होगा फर्स्ट, ये क्या होगा सेकंड, ये क्या होगा थर्ड। फर्स्ट में क्या है मेरे पास न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बट यहाँ पे क्या है मोर EN पे पॉजिटिव और लेस EN पे क्या होगा मोर EN पे निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा इक्वल आ रहा है, ये क्या होगा इक्वल आपका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 2 ओके। अब चार्ज को देखो, ये क्या अपोजिट चार्ज पास में, सेम चार्ज क्या है पास में, तो क्या होगा रिपल्सन, ये क्या होगा अट्रैक्शन, तो क्या होगा फर्स्ट मोस्ट स्टेबल देन सेकंड की बात करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये अपोजिट चार्ज क्या है, अपोजिट चार्ज है, यहाँ पे भी क्या अपोजिट चार्ज है, बट यहाँ पे क्या है लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर क्या करेंगे इसको स्टेबलाइज कर देंगे, बट ये निगेटिव चार्ज है और ये क्या लॉन पेयर रिपेयर टू ईच अदर, ये क्या करेंगे रिपल्सन क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे रिपल्सन क्रिएट, कौन स्टेबल बन जाएगा स्टेबल, तो फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल देन सेकंड, क्लियर है, फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल देन सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे आप। नेक्स्ट पे आ जाओ, स्टेबिलिटी के लिए ये प्लस इफेक्ट है वो स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे 3 एरोमेटिक रिंग है, तो याद रखना एरोमेटिक को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, एक रोड से दौड़ रहा है एक स्पेस से, तो आप अर्थ से रनिंग करने वाले स्पेस से रनिंग करने वाले आप उसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ये क्या है NH2 स्पेस वाला है, ये क्या अर्थ पे रनिंग करने वाला है कार्बन कार्बन, तो ऑलवेज क्या रहेगा मोस्ट स्टेबल, ये ऑलवेज मोस्ट स्टेबल रहेगा। देखो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन साइड बाय ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ये क्या रहेगा मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर्ड टू प्रोपेलियम आयंस, और ये क्या होगा बेंजल कार्बोकेटायन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रखना है ओके। अगर मैं मिथाइल बेंजल की बात कर रहा हूँ 3 डिग्री, तो क्या होगा बेंजल मिथाइल इज मोस्ट स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर मैं 3 डिग्री और बेंजल की बात करूँ, सॉरी 3 डिग्री और ये क्या है बेंजल कार्बोकेटायन, तो याद रखना 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल देन बेंजल कार्बोकेटायन से ऑलमोस्ट क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, क्लियर हो गया सभी को। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बेंजल को आपस में कंपैरिजन किया जाए तो 3 डिग्री स्लाइटली स्टेबल एज कम्पेयर टू बेंजल कार्बोकेटायन, देखो यहाँ पे बेंजल प्लस मिथाइल है तो ऐसे भी ज़्यादा लग रहा है इसमें, इसलिए मोर स्टेबल है, बट इस केस में क्या होगा बेंजल कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल, इसकी बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर की जब बात करेंगे इन तीनों कंपेयर किया जाए उसको क्या लग रहा है ऐसी इफेक्ट कॉजेस कर रहा है प्लस एल अगर स्टेबलाइज कर रहा है, ये और क्या हो रहा है डिस्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज, तो 1 2 3 स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा 1 2 3 ओके। अब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जब ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ की, उसको देखो। अगर बेंजो एसिड में क्या है आर्थो इफेक्ट, क्या कॉजेस करेगा बेंजो एसिड में आर्थो इफेक्ट ओके। जो बेंजो एसिड है आप कोई भी ग्रुप अटैच कर दो आइदर प्लस एम आइदर माइनस एम, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा के वैल्यू को बढ़ा देगा, के वैल्यू को बढ़ा देगा। ऐसा क्यों होता है समझो, ये लार्जर साइज ग्रुप आने की वजह से एब्स्ट्रैक्शन रेट ऑफ H पॉजिटिव आयन सिंथेसिस, यहाँ से जो एब्स्ट्रैक्शन रेट है रेट ऑफ रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन सिंथेसिस, तो यहाँ से क्या H पॉजिटिव के रिमूव होने की रेट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, अगर रेट बढ़ जाएगी तो K का वैल्यू क्या होगा बढ़ जाएगा ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी बढ़ जाएगी ओके। तो याद रख लेना अभी नाइट्रो ग्रुप है एक साइनाइड इधर क्या एल्डिहाइड है, अगर मैंने P की जगह नाइट्रो को आर्थो पैरा पोजिशन पे नाइट्रो रखा, आर्थोमेटा पे पेरा पे रखा, एडेट को रखा, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आर्थो मोर स्ट्रॉन्गर रहेगा क्योंकि आर्थोपेट भी कॉजेस करेगा और क्या रहेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोबॉन्डिंग रहेगा, फिर इसका क्या पेरा रहेगा क्योंकि इसका तीनों का इफेक्ट क्या लग रहा है माइनस एम, और माइनस एम क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, फिर क्या जाएगा मेटा, फिर क्या आएगा बेंजोइक एसिड ओके। तो याद रखना है इसमें क्या आर्थो इफेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस एम माइनस एम कोई भी हो एब्स्ट्रैक्शन रेट ऑफ H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज कर देता है ओके। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या जाएगा पहले आर्थो मोर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, फिर क्या रहेगा पेरा, फिर क्या रहेगा मेटा, फिर क्या रहेगा बेंजोइक एसिड, फिर क्या रहेगा बेंजोइक एसिड की बात करेंगे ओके। देखो इसको समझो ध्यान से ऐसा क्यों हो रहा है, एक मेटा पोजीशन पे इफेक्ट क्या रहेगा जीरो, एम इफेक्ट क्या रहेगा जीरो, तो पीछे आ जाएगा, इसमें क्या रहेगा माइनस एम, इसमें भी क्या रहेगा आर्थो और मेटा पे क्या रहेगा माइनस एम, और इसमें हाइड्रोबॉन्डिंग कौन सा इंटर, इसमें हाइड्रोबॉन्डिंग क्या रहेगा इंट्रा हाइड्रोबॉन्डिंग। अगर मैं यहाँ पे बात भी कर रहा हूँ तो इसमें हाइड्रोबॉन्डिंग तो फेवर कर रहा है, एक तो एसिड भी है और दूसरा क्या रहेगा NO2, इसमें बॉन्डिंग कौन सा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोबॉन्डिंग, दूसरा क्या आर्थो इफेक्ट भी है, दोनों इसको फेवर कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। फिर क्या माइनस इफेक्ट है मेटा में, पेरा में क्या होगा माइनस एम, और मेटा पे मेजो इफेक्ट क्या होता है जीरो, चाहे प्लस एम हो माइनस एम, मेटा पोजीशन पे क्या होगा जीरो, फिर बेंजो एसिड पे ऑर्डर ही आ जाएगा ओके। अब नेक्स्ट में देखो अगर पी ग्रुप की जगह मैंने क्या कर दिया नाइट्रोस और हेलोजन को अटैच कर दिया,
तो इस कंडीशन में क्या है इसका माइनस एम लगेगा, माइनस आई तो माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। हेलोजन और नाइट्रोसो में क्या होता है माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। तो देख लो जितना आर्थो मेटा पेरा बेंजो एसिड, क्योंकि माइनस एम जितना पास में रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उतना इस सिस्टम को बढ़ा देगा। पहले क्या आ जाएगा आर्थो, फिर मेटा, फिर पेरा, फिर बेंजो एसिड आ जाएगा। ओके, इसका क्या लगने वाला है माइनस इफेक्ट लगने वाला है। तो जितना पास में रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो आर्थो मेटा पेरा और बेंजो एसिड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आर्थो मेटा पेरा और बेंजोइक एसिड आ जाएगा इसके। ओके, अब मैं NH2 की बात कर रहा हूँ, NH2OH और OCH3, तो उसमें प्लस एम इफेक्ट है। तो प्लस इफेक्ट में तो मैंने भी बताया था आर्थो पोजिशन पे कुछ भी अटैच हो प्लस एम या माइनस एम इस में बढ़ा देगा तो आर्थो आएगा। ठीक है, प्लस एम पेरा सबसे पीछे आएगा क्योंकि प्लस एम ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। फिर क्या आ जाएगा आर्थो मेटा बेंजो एसिड और फिर क्या आ जाएगा पेरा। CH3 ग्रुप में भी सिमिलर है, सेम केस यहाँ पे अप्लाई करना है, सब कुछ सही दिया है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो कंसेप्ट बताओ उसको देखना है। प्लस एम इस पर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, प्लस आई बेसिक को बढ़ाएगा, माइनस एम और माइनस आई एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, माइनस एम और माइनस आई इसको बढ़ाएगा, एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ओके, अब OH ग्रुप है POH प्लस OH, तो यहाँ पे साइनाइड अटैच है, नाइट्रो है, हेलोजन है, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये क्या रहेगा इंटर वाला क्या रहेगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। बट यहाँ पे आर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एसिड इसको इंट्रा, तो याद रखना है। फिर आपने साइनाइड ले लिया या एल्डिहाइड ले लिया, साइनाइड ले लो आप या एल्डिहाइड ले लो। ओके, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा इंट्रा इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा इंटरमोलिकुलर इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। ओके, वैसे बेसिक स्ट्रेंथ में क्या रहेगी प्लस इफेक्ट की बात करेंगे। बट याद रखना अगर मैं एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रॉन्गर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड एसिड, फिर क्या होगा टिक्रिक एसिड की बात करेंगे तो वीक एसिड होगा इस कंपेयर टू दिस। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कार्बोकेटाइसिस। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी क्या है एनी स्पीड डोनेट इज इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा बेसिसिटी की बात करेंगे। ओके, और जितना लार्जर साइज रहेगा उतना पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगी और स्टेरिक क्राउडिंग पे इफेक्ट कॉजेस करता है। अगर लार्जर साइज ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाता है। देखो मेथॉक्साइड की बेसिसिटी टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, बट बेसिसिटी पे नो इफेक्ट। बेसिसिटी पे स्टेरिक क्राउडिंग का इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी में इलेक्ट्रॉन देना होता है कार्बन को, कहा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है कार्बन को, तो कार्बन सराउंडेड हो रहता है, कार्बन सराउंडेड विद एल्काइल ग्रुप, तो देना डिफिकल्ट होता है, इसलिए पीछे न्यूक्लियोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस न्यूक्लियोसिटी में क्या होगा स्टेरिक क्राउडिंग कॉजेस करेगा। बट बेसिसिटी में नहीं होता, बेसिसिटी में H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देना होता है, तो वैसे ही कॉर्नर पे होते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग का कोई इफेक्ट कॉजेस नहीं होता। ओके, न्यूक्लियोसिटी बेसिसिटी सारी साइज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात कर सकते हैं। ओके, अब सिंपल सी बात है मैं SN1 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ फॉर SN1 रिएक्शन। इसको देखो अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है देखो इन्होंने सैलुलोसिस रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइल, जितना स्टेबल कार्बोटाइल्स रहेगा उतना क्या रहेगा मोर लिक्विड टुवर्ड SN1 रिएक्शन। ओके, अब देखो ये कार्बोटाइल्स है, यहाँ कार्बोटाइल NH2 ग्रुप है, स्ट्रॉन्गर प्लस एम लग रहा है तो मोर लिक्विड रहेगा SN1 रिएक्शन के लिए, उसका तो OH रहेगा फिर डबल बॉन्ड रहेगा। ओके, तो क्या जाएगा 2 3 1 लिक्विड ऑर्डर। अब बात कर रहा हूँ मैं SN1 रिएक्शन में क्या था पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा, इंटरमीडिएट कार्बोटाइल्स बनेगा, सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव तो प्रोडक्ट विल बी रेसिंग मिक्सचर। अगर सबस्ट्रेट जो है ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा रेसिंग मिक्सचर। ओके, रेसिंग मिक्सचर दोनों पे ऑर्डर ऑपरेशन क्या रहेगा तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड। इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को ट्वाइस साइज कर दो, रेट ऑपरेशन डज नॉट चेंज, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब SN2 पे आ जाओ, स्टेरिक क्राउडिंग जितना ज़्यादा रहेगा लिक्विड SN2 रिएक्शन उतना लेस रहेगा। इसमें क्या चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक क्या है डाइमिथाइल सल्फाऑक्साइड आयंस, बेंजीन, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड है क्या एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा, वहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था, यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए था SN1 में, यहाँ पे क्या चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए KOH अमोनिया वगैरह। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव सबस्ट्रेट था तो प्रोडक्ट क्या रेसिंग मिक्सचर, यहाँ पे क्या बनेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इंटरमीडिएट पेंटाइल ट्रांसफेरेज फॉर्म, इंटरमीडिएट अगर ऑप्टिकल एक्टिव सबस्ट्रेट है तो R का S का R बन जाएगा, वहाँ पे क्या बना था रेसिंग मिक्सचर, यहाँ पे कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा, R ऑप्टिकल एक्टिव है तो R का S का R बन जाएगा कॉन्फिगरेशन। ओके,
अब याद रखना E1 E2 दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, दोनों के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम है। यहाँ पे क्या चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ओके, एस ब्लॉक का कोई मेटल आ जाए, या तो एस ब्लॉक का कोई मेटल आ जाए न्यूक्लियोफाइल में या बेस में, तो हमेशा या तो SN2 देगा या E2 देगा। अगर लार्जर साइज का बेस है E2 को फेवर करेगा, स्मॉलर साइज है तो SN2 को फेवर करेगा। ये पॉइंट याद रखना। ओके, रेजमेंट इज पॉसिबल, रेजमेंट नॉट पॉसिबल। E1 और SN1 में रेजमेंट होता है, E2 और SN2 में रेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर मैं रिंग एक्सपांशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो रिंग एक्सपांशन प्रोडक्ट 4 कार्बन से ये 5 में चला जाएगा, 5 6 में चला जाएगा। रिंग एक्सपांशन 2 में ही होता है केवल, 4 मेंबर रिंग और एडिशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बनेगा, रिंग एक्सपांशन। तो 4 to 5 में जा सकता है, 5 to 6 में जा सकता है। अगर रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आए तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो 3 मेंबर रिंग और एक आ जाएगा 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा। तो ये जो रिंग एक्सपांशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। ओके, याद रखना रिंग एक्सपांशन प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्टेबल एज कम्पेयर टू रिएजमेंट प्रोडक्ट। अगर मुझे रिएजमेंट करके जाना रिंग एक्सपांशन, तो ऑलवेज रिंग एक्सपांशन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, डजंट मैटर उसका डिग्री कुछ भी हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बट रिंग एक्सपांशन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। ओके, ये याद रखना है। तो डी का फॉर्मूला मैंने लिखवा ही दिया, नंबर ऑफ कार्बन +1 हाइड्रोजन हेलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। ओके, मैं ओजोलिसिस की बात कर रहा हूँ। ओजोलिसिस में देखो क्या होगा, ओजोलिसिस पॉइंट को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। इस pi बॉन्ड को ब्रेक करके सी डबल बॉन्ड अटैच कर दो। ओके, अगर ओजोन प्लस H2O की बात करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो सी डबल बॉन्ड हो प्लस फॉर्मिक एसिड, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, इट ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड, ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर मैं ओजोन प्लस जिंक की बात करूँ तो ये सी डबल बॉन्ड बन जाएगा। H2O की बात को सी डबल बॉन्ड इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड एसिड बन जाएगा। तो याद रखना रिडक्टिव ओजोलिसिस में ट्रिपल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड बनेगा, और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस H2O की प्रेजेंस में तो पहले सी डबल बॉन्ड इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके ये ब्रेक होगा, एसिड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हम डिस्कस कर चुके हैं सभी पॉइंट। ओके, ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट में देखो, देखो ट्रिक फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे यहाँ पे। मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, कैमिनोफोर K2CR2 7 के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस आफ्टर सम टाइम। ओके,